D76 ये ईश्वरीय क्षेत्र है या नहीं? लियू बिंग की उलझन बढ़ती गई। कियू बिंगजुन ने कहा, वास्तव में मैं भी पूरी तरह से समझ नहीं पाया क्योंकि प्राचीन ग्रंथों में बहुत कम जानकारी दर्ज है और मैं इसे सिर्फ एक कहानी मानता था। किसी भी मामले में लिटिल आइस ये निश्चित रूप से एक दुर्लभ अवसर है और आपको इसका फायदा उठाना चाहिए। लेकिन सावधान भी रहना, यदि यह वास्तव में तारों वाला आकाश प्राचीन शहर है तो तर्क के अनुसार तारों वाले आकाश प्राचीन शहर में सच्चे देवताओं की संख्या आश्चर्यजनक है और इसके ऊपर शासन करने वाले और भी अधिक शक्तिशाली स्वर्गीय देवता होंगे। हम सभी को धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए, कियू बिंगजुन ने कहा। लियू बिंग ने सिर हिलाया। यद्यपि उसके पास विरासत में मिली स्मृतियां थीं, लेकिन उसकी विरासत में मिली जानकारी मुख्य रूप से गहरी थी, जिसका मूल शक्तिशाली गुप्त तकनीकें और शक्तिशाली स्टार तकनीकें थीं। व्यापकता, विविध ज्ञान और अनुभवों के संदर्भ में वह स्वाभाविक रूप से कियू बिंगजुन की तुलना में नहीं थी। क्या आप इस बर्फ की परत में ठंडी हवाएं महसूस कर रहे हैं? कियू बिंगजुन ने संदेश भेजा। हाँ, ये जल नियम और पवन नियम का संयुक्त उपयोग है। लियू बिंग की आंखें चमक उठीं। विशेष रूप से पवन नियम का अनुप्रयोग, यह अत्यंत सरल है। कियू बिंगजुन ने कहा, ऐसी अजीबोगरीब घटनाओं वाली जगहें आपके लिए एक अवसर हो सकती हैं। धीरे धीरे आगे बढ़ें, खोज करें। तथ्य यह है कि आपको यहाँ भेजा गया है, इसका मतलब है कि यह निश्चित रूप से एक मृत अंत नहीं है। ली युआन के बारे में भी चिंता मत करो, कियू बिंगजुन ने कहा। उसने जन्मजात 8 सितारा नसों को जगाया है। तार्किक रूप से कहें तो उसके सामने आने वाले अवसर और मिशन आपके मुकाबले ज़्यादा मजबूत होने चाहिए। केवल मिशन पूरा करने के बाद ही उसे फिर से देखने की उम्मीद हो सकती है। कियू बिंगजुन को पता था कि ली युआन का लियू बिंग के दिल में क्या स्थान है। ठीक है, ... उस समय जब ली युआन और लियू बिंग को अलग अलग मिशन पर जाने के लिए मजबूर किया गया था। फिक्सिंग 7 स्टार सिविलाइजेशन में स्टारफायर मार्शल हॉल मुख्यालय के भीतर, एक रहस्यमय हॉल के भीतर, यहाँ तक कि द्वितीय श्रेणी स्टार मास्टर्स को भी प्रवेश करने का अधिकार नहीं था। केवल 7 स्टार्स एलायंस हाईरॉक और वाइस एलायंस हाईरॉक ही ऐसा करने के लिए योग्य थे। हॉल के अंदर कुछ क्रिस्टल पत्थर थे जिनसे लाल रोशनी निकल रही थी, तथा कई प्राचीन लैंप थे जिनसे अजीब सी आग जैसी चमक निकल रही थी। जीवन क्रिस्टल, आत्मा लैंप। ये हॉल एक ऐसा स्थान था जहां 7 सितारा सभ्यता के सभी उच्च स्तरीय शक्तिशाली लोगों की जीवन और मृत्यु की स्थिति की पुष्टि की जा सकती थी। क्या ली युआन का आत्मा दीपक सचमुच बुझ गया है? लैंड सेमी डिवाइन ने एक शोकेस के ऊपर तैरते हुए दीपकों में से एक को आश्चर्य से देखा। फैंग हाई, क्या हो रहा है? लैंड सेमी डिवाइन खुद को ये पूछे बिना नहीं रह सका। क्या ली युआन को 9 पत्तियों वाली दुनिया में प्रवेश किए हुए बस 2 ही दिन हुए थे? 9 पत्तियों की दुनिया में प्रवेश करते ही आत्मा का दीपक बुझ जाता है। लैंड सेमी डिवाइन को अभी अभी यह समाचार मिला था और वह शीघ्रता से वहां पहुंचा था। 2 दिन हो गए हैं, फैंग हाई ने गंभीरता से कहा। 2 दिन पहले जैसे ही ली युआन ने 9 पत्तों वाले स्टार दायरे में प्रवेश किया, सोल लैंप तुरंत बुझ गया और सामान्य ज्ञान के अनुसार उसे अभी तक 9 पत्तों वाली दुनिया में प्रवेश करने का मौका नहीं मिलना चाहिए था। मैंने तुरंत डुआनमू होंग को 9 पत्तों वाले स्टार दायरे में जांच करने के लिए भेजा, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। क्या? लैंड सेमी डिवाइन को और अधिक आश्चर्य हुआ। ये स्थिति पहले कभी नहीं आई थी, यहाँ तक कि जब मेरे शिक्षक और मैंने 9 पत्तियों की दुनिया में और यहाँ तक कि अतीत में 9 पर्वतों की दुनिया में प्रवेश किया था तो भी आत्मा का दीपक कभी नहीं बुझा। पिछली बार शिक्षक का दीपक इसलिए बुझा था क्योंकि उन्होंने ऐसा जानबूझकर किया था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ली युआन के बारे में क्या? लैंड सेमी डिवाइन काफ़ी चिंतित था। 2 संभावनाएं हैं। फैंग हाई की आंखें भी चिंता से भरी हुई थीं। पहली, ली युआन बेहद मजबूत और प्रतिभाशाली है। 9 पत्तों की दुनिया में प्रवेश करते ही वह दफन अमर प्राचीन डोमेन के अमूर्त नियमों से प्रभावित हो गया, सीधे हमारे नश्वर डोमेन को छोड़कर। दूसरी संभावना यह है कि ली युआन को स्टार रियल मार्ग में प्रवेश करते समय एक अज्ञात आपदा का सामना करना पड़ा और वह नष्ट हो गया। फैंग हाई ने अपना सिर हिलाया। ली युआन निश्चित रूप से इस तरह नष्ट नहीं होगा, लैंड सेमी डिवाइन ने भारी स्वर में कहा। वह ली युआन से अक्सर नहीं मिला था, लेकिन वह उस पर बहुत भरोसा करता था। मुझे भी नहीं लगता कि ली युआन आसानी से गिर जाएगा, फैंग हाई ने हल्की आह भरी। लेकिन बुझ चुके सोल लैंप के साथ अगर वह नश्वर क्षेत्र से चला गया है तो क्या वह फिर से वापस आ सकता है? लॉन्ड सेमी डिवाइन चुप हो गया। कोई भी इसकी गारंटी नहीं दे सकता। आखिरकार कई तैयारियों के बावजूद किसी को नहीं पता था कि क्या डोनफेंग जी जैसा कोई व्यक्ति जो नश्वर क्षेत्र को छोड़ चुका है वापस आ सकेगा। आशा करते हैं कि ली युआन ने वास्तव में नश्वर क्षेत्र छोड़ दिया होगा, फैंग हाई ने अपना सिर हिलाया। जब तक वह जीवित है यही सब मायने रखता है। ज्यूशिंग महाद्वीप में अथाह दानव रक्तमांद के भीतर जहां ली युआन स्थित था,
संपूर्ण रक्तमांद विशाल था, जो ऊंची घाटियों द्वारा भूलभुलैया जैसे मार्गों में विभाजित था, जिसमें रसातल देश से आए उड़ते हुए स्वर्ग स्तर के जीवों की भीड़ थी, जो घाटियों में अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहे थे। खूंखार जानवरों से लड़ाई, यहाँ तक कि आपस में भी लड़ाई। रक्तमांद के सबसे गहरे भाग में पेड़ और भी ऊंचे हो गए थे, तथा हवा में रक्त के रंग की हल्की धाराएं व्याप्त हो गई थीं। अचानक बूम, हवा जोर से हिली, उसके बाद दर्जनों मीटर लंबे एक शून्य युद्धपोत की आवाज आई, जो बिजली की तरह आसमान में सीटी बजाता हुआ बाहर की ओर भाग रहा था। युद्धपोत की गति अविश्वसनीय रूप से तेज थी। यदि कोई पर्याप्त रूप से शक्तिशाली होता तो वह स्पष्ट रूप से देख सकता था कि युद्धपोत बड़ी मात्रा में खून से लथपथ था, तथा ऐसा प्रतीत होता था कि अभी अभी उसमें खूनी युद्ध हुआ था। फिर भी युद्धपोत को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ था, केवल कुछ निशान थे जिससे वह बहुत मजबूत दिखाई दे रहा था। गड़गड़ाहट, जमीन कांप उठी और घाटी के किनारों से पत्थर धड़ाम से गिर पड़े। उसके बाद कई क्रूर जानवर प्रकट हुए, जिनमें से प्रत्येक की आंखें खून से लाल थीं और वे बेहद हिंसक थे। दहाड़ दहाड़, मार डालो। अपनी सरल बुद्धि से संवाद करते हुए ये क्रूर जीव ज्वार की तरह युद्धपोत का पीछा करने लगे। युद्धपोत के डेक पर, महाराज चिंता मत कीजिए, अब हम सुरक्षित हैं, लगभग 2 मीटर ऊंचे एक लंबे और बलिष्ठ व्यक्ति ने गहरी आवाज में कहा, जिसने हल्के कवच पहन रखे थे। उसकी भुजाएं अविश्वसनीय रूप से मोटी थीं और चेहरे पर चाकू के कई निशान थे, जिससे वह काफी डरावना लग रहा था। फिर भी उसकी आंखें दृढ़ थीं, क्योंकि वह युद्धपोत को आगे ले जा रहा था। डेक पर कई बख्तरबंद योद्धा भी थे, लेकिन उनकी सांसें उन विशालकाय जानवरों जितनी मजबूत नहीं थीं, और उनके चेहरों पर डर देखा जा सकता था। अंकल गो और अंकल फैंग और डोंगली। युद्धपोत पर शानदार चांदी का कवच पहने एक लड़की चिंता से भरे चेहरे के साथ बोलने से खुद को रोक नहीं सकी। चिंता मत करो महाराज, फैंग ली और डोंगली दोनों ही अर्धदिव्य बन गए हैं, और वे इस समय की रक्षक सेना से विशेष रूप से चुने गए अनुभवी हैं, अंकल गो के नाम से जाने जाने वाले विशालकाय व्यक्ति ने गहरी आवाज में कहा। उसने ऐसा कहा, लेकिन उसके दिल में भी विश्वास नहीं था। फैंग ली और डोंगली अर्धदिव्य बन गए थे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। लेकिन चून की एबिसल डायमंड ब्लड डैन में प्रवेश करने के लिए किसी को उड़ते हुए स्वर्ग क्षेत्र में होना चाहिए, भले ही वे महारानी के रक्षक हों, उन्हें राजा के नियमों का पालन करना पड़ा। इसलिए वे रक्तमांद में प्रवेश करने के बाद ही आगे बढ़े थे। बड़ी संख्या में खूंखार जानवरों की घेराबंदी के कारण स्थिति अत्यंत खतरनाक थी। इस युद्ध में यदि उन्होंने स्वयं ही पीछे की ओर से रक्षा करने का हताश प्रयास न किया होता, तथा उन 2 अर्धदैवीय स्तर के क्रूर जानवरों को न रोका होता, तो संभवतः पूरी सेना पहले ही नष्ट हो चुकी होती। यह मेरी गलती है, रजत कवच युवती फुसफुसाई, हमें निषिद्ध भूमि के किनारे पर नहीं जाना चाहिए था। महामहिम किस बारे में बात कर रहे हैं? हमारा मिशन आपकी रक्षा करना है, चाहे इसके लिए हमें अपनी जान भी देनी पड़े, उस मोटे आदमी ने धीमी आवाज में कहा। इसके अलावा निषिद्ध भूमि पर जाना हम तीनों की ओर से एक सुझाव था। शाही परिवार के परीक्षण मिशन को पूरा करने के लिए हमें जोखिम उठाना होगा। युवती की आंखें धुंधली हो गईं। धमाका। हालांकि वह तगड़ा आदमी अभी तक अर्धदिव्य बनने की दिशा में आगे नहीं बढ़ पाया था, लेकिन उसकी सच्ची मंशा की समझ छठे चरण की पूर्णता पर थी। चौथे दर्जे के शीर्ष स्तरीय युद्धपोत का संचालन करते हुए यान की गति आश्चर्यजनक थी, और उन्होंने धीरे धीरे क्रूर जानवरों के झुंड से दूरी बढ़ाई। थोड़ी ही देर के बाद धमाका। जैसे ही युद्धपोत ने एक और बड़ा मोड़ लिया, उस मजबूत कद वाले व्यक्ति, युवती और कई अन्य बख्तरबंद योद्धाओं ने घाटी में एक विशाल चट्टान पर एक काले कवच वाले योद्धा को लेटा हुआ देखा, जो सो रहा था। जब खूंखार जानवरों का झुंड नजदीक आया तो धरती जोरदार गड़गड़ाहट से कांप उठी। सोना। रसातल राक्षस रक्तमांद में सोने की हिम्मत। यह मौत की तलाश है। उसकी आभा को देखकर ऐसा लगता है कि उसकी जीवन सांस उतनी प्रबल नहीं है। वह अब तक कैसे जीवित रह पाया है? युद्धपोत के डेक पर खड़े बख्तरबंद योद्धा अवाक रह गए। उन्होंने बहुत समय से ऐसे मूर्ख का सामना नहीं किया था। यह क्षेत्र पहले से ही एबिस दानव रक्तमांद का आंतरिक क्षेत्र था, जो गंभीर खतरे का स्थान था। फूफ। युद्धपोत वायु तरंगों को चीरता हुआ तेजी से विशाल पत्थरों के क्षेत्र के पास पहुंचा, जहां ब्लैक आर्मर युवक लेटा हुआ था। घाटीनुमा इलाका होने के कारण पर्वत श्रृंखलाओं की ओर भागने की हिम्मत न होने के कारण केवल एक ही रास्ता था। जब तक वे किसी पर्वत श्रृंखला जंक्शन बिंदु पर नहीं पहुंच जाते, जहां कई घाटियां एक दूसरे को काटती हैं, उनके पास अन्य घाटियों में भागने का विकल्प होगा। उस समय ब्लैक आर्मर युवक चौंक कर जाग गया, आराम से उठकर बैठ गया और युद्धपोत की ओर देखने लगा। साथ ही उसने दसियों किलोमीटर दूर से उस खूंखार जानवरों के झुंड को भी देखा, जो उस पर उग्रता से आक्रमण कर रहा था। वह बस वहीं बैठा देखता रहा, मानो वह भय से जम गया हो। आंटी गो, चलो उसे बचाते हैं, सिल्वर आर्मर युवती ने आग्रह किया। जानवरों के झुंड को हमने उकसाया था, वह निर्दोष है। महाराज, इस तरह का आदमी इसके लायक नहीं है। वह मोटा आदमी खुद को कहने से रोक नहीं सका। युवती ने जोर देकर कहा, उसे बचाओ। ठीक है। उस मोटे आदमी ने मन ही मन हार मान ली।
उसे लगा कि महारानी के बारे में सब कुछ बहुत बढ़िया था, उनकी प्रतिभा बहुत ऊंची थी, वे सिर्फ एक दशक से ज्यादा की साधना में ही उड़ते हुए स्वर्ग के शिखर पर पहुंच चुकी थीं। भविष्य में उनमें तीसरी श्रेणी की 7 सितारा नसों को जगाने की क्षमता भी थी। लेकिन वे बहुत दयालु थीं, काउंटी शहर में रहते हुए विभिन्न नौकरों और अधीनस्थों के साथ बहुत ही नरमी से पेश आती थीं। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि यहाँ रसातल दानव रक्तमान में भी वह अभी भी इतनी दयालु होगी। वेब से ज़र्गनेट द्वारा संचालित। सेट पर कुस्टोस को किस करते समय इन एक्टर्स ने खो दिया अपना नियंत्रण। केली कुओको की त्रासदी बहुत भयानक है। सही, सैद्धांतिक रूप से पीछे से हमला करने वाले क्रूर जानवर उनके द्वारा उकसाए गए थे। ये ब्लैक आर्मर युवक कुछ हद तक निर्दोष लग रहा था, लेकिन रसातल दानव रक्तमान में निर्दोष लोग कहाँ मौजूद थे। लड़के, अगर तुम मरना नहीं चाहते तो जहाज पर चढ़ जाओ। वह मोटा आदमी अचानक गुस्से से चिल्लाया और ओरिजिन पावर ध्वनि संचरण के माध्यम से उसकी आवाज़ तुरंत ब्लैक आर्मर युवक तक पहुंच गई। वूश, युद्धपोत ने जमीन के करीब अपना रास्ता थोड़ा सा समायोजित किया। अचानक एक चांदी की चेन निकली जो आध्यात्मिक प्रकृति से भरी हुई थी और सीधे ब्लैक आर्मर युवक की ओर बढ़ी। चांदी की चेन सिल्वर आर्मर युवती द्वारा डाली गई थी, जिसने एक संदेश भी प्रेषित किया था, इसे जल्दी से पकड़ लो। विशाल पत्थर पर ब्लैक आर्मर युवक ने आवाज सुनी, वह क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया। फिर उसने युद्धपोत पर युवती के चेहरे पर चांदी की चेन और चिंता के भाव देखे, साथ ही पीछे ज्वार की तरह आ रहे जानवरों के झुंड पर भी नजर डाली। हफ, ली युआन ने आगे बढ़कर चांदी की चेन पकड़ ली और तुरंत ही उसकी मूल शक्ति फूट पड़ी, चौथे दर्जे की ताकत का प्रदर्शन करते हुए, और एक छलांग के साथ खुद को ऊपर की ओर बढ़ाया। वह तुरंत ही युद्धपोत के डेक पर उतरा। एक अर्ध दिव्य स्तर का युद्धपोत। ली युआन ने जहाज को देखा और मन ही मन सोचा, तकनीक का कोई संकेत नहीं, ये युद्धपोत एक अर्ध दिव्य कलाकृति के करीब होना चाहिए। दैवीय कलाकृतियों और अर्ध दैवीय कलाकृतियों का निर्माण तकनीकी रचनाओं के साथ समानताएं साझा करता है, लेकिन इसमें कई अंतर भी हैं। सबसे बुनियादी अंतर कानून में उतार चढ़ाव में निहित है। धमाका, युद्धपोत ने आगे बढ़ना जारी रखा। धन्यवाद वरिष्ठ। ली युआन ने युद्धपोत चला रहे मोटे आदमी की ओर आदरपूर्वक झुककर प्रणाम किया। दिव्य महल अन्वेषण की आवश्यकता के बिना ली युआन की ताकत ने उसे तुरंत यह समझने में सक्षम बनाया कि वह विशालकाय व्यक्ति संभवतः 40वें रैंक के अर्ध दिव्य स्तर पर था, लेकिन कुछ हद तक अस्थिर आभा के साथ संभवतः अभी एक सफलता हासिल की थी। अर्ध दिव्य, ये पहली बार था जब ली युआन ने रसातल दानव रक्तमान में भटकते हुए एक मानव अर्ध दिव्य का सामना किया था। ली युआन को ज्ञात नियमों के अनुसार रसातल दानव रक्तमान में प्रवेश करने के लिए व्यक्ति को उड़ते स्वर्ग स्तर पर होना चाहिए। क्या ये विशालकाय आदमी रसातल दानव रक्तमान के अंदर अर्ध दिव्य स्तर तक पहुंच गया? मुझे धन्यवाद देने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आप किसी को धन्यवाद देने जा रहे हैं तो मेरे परिवार की महारानी को धन्यवाद दें। मोटे आदमी ने ली युआन की ओर देखा, फिर उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। महारानी, ली युआन खुद को रजत कवच युवती की ओर देखने से रोक नहीं सका, जिसके चेहरे की विशेषताएं नाजुक थीं, उसकी आंखें स्पष्ट और शुद्ध थीं। यह महारानी जियांग जुवान है, पास में खड़े एक बख्तरबंद योद्धा ने डांटा। महारानी को देखकर क्या तुम्हें उनके सामने झुककर सम्मान नहीं करना चाहिए? एक अन्य बख्तरबंद योद्धा ने कहा, यदि महारानी की दयालुता न होती, जिन्होंने कमांडर को आपको बचाने का आदेश न दिया होता, तो आप जानवरों के हाथों मारे गए होते। ली युआन को तुरंत समझ आ गया कि उसे क्यों बचाया गया। महारानी जियांग जुवान को धन्यवाद। ली युआन ने कृतज्ञता में थोड़ा झुका, उसका दिल भी हिल गया। जियांग, एबिस देश के शाही परिवार का उपनाम वास्तव में जियांग था, लेकिन हजारों सालों के प्रसार के बाद शाही परिवार की वंशावली बहुत बड़ी हो गई थी, जिसमें से अधिकांश सिर्फ साधारण लोग थे। अभी भी उसे महारानी के रूप में संदर्भित किया जाना चाहिए, जो अपने निजी रक्षक के रूप में सेवा करने वाले अर्धदिव्य के साथ रसातल दानव रक्तमान में घूमने में सक्षम है। निस्संदेह रसातल देश के शाही परिवार के भीतर इस युवती की स्थिति कम नहीं होनी चाहिए। धन्यवाद की कोई आवश्यकता नहीं है। रजत कवच युवती ने अपना सिर हिलाया और जोर देकर कहा, जानवरों का वह झुंड हमारी ओर आकर्षित हुआ था, इसलिए तुम्हें बचाना ही उचित है। ली युआन की आंखों में एक अजीब सी चमक उभरी। इन दिनों में रसातल दानव रक्तमान से गुजरते हुए, हालांकि उसने शायद ही कभी युद्ध में भाग लिया था, ली युआन ने कई मानव योद्धाओं को एक दूसरे का क्रूरतापूर्वक वध करते हुए देखा था। अत्यधिक रक्तपात का दृश्य। अचानक ऐसी बोली, नहीं, ऐसी दयालु शाही राजकुमारी से सामना हुआ। इससे ली युआन को एक अवास्तविक अनुभूति हुई। रसातल दानव रक्तमान की सबसे गहरी गहराई में ये जगह पहाड़ों से घिरी हुई थी और खूनी लाल धुंध की लकीरें खाली जगह को ढक रही थीं, जिससे दूर से अंदर झांकना नामुमकिन था। आम परीक्षणकर्ता यहाँ पैर नहीं रख सकते थे। वास्तव में कुछ कुलीन प्रतिभावान लोगों और शाही कुलीन संतानों की खुफिया रिपोर्टों में इस क्षेत्र को निषिद्ध भूमि कहा गया था, जहां अर्धशक्ति वाले लोग भी नहीं जा सकते थे। इसी प्रकार इसे निषिद्ध भूमि इसलिए भी कहा गया क्योंकि यहाँ कई विदेशी खजाने उगते थे।
इस समय निषिद्ध भूमि के किनारे पर बड़ी संख्या में क्रूर जानवर एक टीम पर हमला कर रहे थे। युवा स्वामी, जल्दी करो, ये खूंखार जानवर बहुत ताकतवर हैं। एक 10 मीटर लंबा सुनहरा बख्तरबंद योद्धा लड़ाकू तलवार चलाते हुए चिल्लाया, जल्दी करो, अन्य जानवरों को रोको, स्वामी के लिए खूनी रास्ता बनाओ। उन्हें लगभग 100 उड़ते हुए स्वर्ग योद्धाओं का नेतृत्व करने का आदेश दिया गया था, जो अपने स्वामी की रक्षा करते हुए एबिसल डेमन ब्लड डैन परीक्षण में भाग लेने के लिए अंतिम शीर्ष 10 में जगह बनाने का प्रयास कर रहे थे। अप्रत्याशित रूप से उन्हें ऐसी आपदा का सामना करना पड़ा। 9वें चाचा, काले कवच में युवक ने दूर से ही उग्रता से दहाड़ते हुए कहा, ये पहरेदार दशकों से उसके साथ थे, उनके पिता ने उन्हें चुना था और वे बेहद वफादार थे। उन्होंने ये कभी नहीं सोचा था कि निषिद्ध भूमि किनारे सभा, जो रिपोर्टों के अनुसार स्पष्ट रूप से खतरनाक नहीं थी, ऐसी अप्रत्याशित घटना में बदल सकती है। फ्लाइंग हेवन लेवल के गार्डों में से 20 से भी कम जीवित बचे थे। केवल 9वें चाचा की बदौलत, जो डैमीगॉड बन गए थे, वे अब तक टिके रहने में सक्षम थे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हालांकि उन क्रूर जानवरों में जो घेर रहे थे, कुछ अर्धदेव स्तर के भी थे। हालांकि जानवर कम बुद्धिमान थे और स्टार तकनीक की खेती नहीं करते थे, वे विकास के लिए पूरी तरह से अपने रक्त पर निर्भर थे। वे अक्सर अपने स्वाभाविक रूप से मजबूत शरीर के कारण उसी क्षेत्र में सबसे कमजोर थे। लेकिन 9वें चाचा ने अभी अभी अपनी सफलता हासिल की थी। इतने सारे खूंखार जानवर यहाँ कैसे आ सकते हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। इन उड़ते स्वर्ग रक्षकों को भी अन्याय महसूस हुआ, लेकिन उनमें से सबसे कमजोर भी उड़ते स्वर्ग शिखर पर थे, और वे सभी काले कवच वाले युवक के भागने का अवसर बनाने के लिए अपना पूरा प्रयास कर रहे थे। बस इसी क्षण, वूश, काले कवच में सजे युवक ने अचानक अपने हाथ में ली हुई लड़ाकू तलवार से वार किया, जो आग की लाल चमक के साथ चमक रही थी और 30 मीटर से अधिक लंबे एक क्रूर जानवर के शरीर को सीधे चीरती हुई निकल गई। तुरंत ही उस राक्षस का विशाल शरीर हवा से नीचे गिरकर 2 टुकड़ों में बंट गया, खून और बड़ी संख्या में अंग बाहर निकल आए। और काले कवच में लिपटा युवक इस अवसर का लाभ उठाकर कई 100 मीटर दूर स्थित उस राक्षस के पीछे चला गया, जो घेरे से बाहर निकलने वाला प्रतीत हो रहा था। अचानक धमाका, लगातार कांपता हुआ युद्ध क्षेत्र अचानक फट गया और जमीन से एक विशाल हाथ बाहर निकला, जिसके चारों ओर रक्त रंग की धाराएं बह रही थीं। ऐसा लगा जैसे आकाश और पृथ्वी एक साथ धुंधले हो गए हों। यह क्या है? काले कवच में लिपटा युवक लगभग उस विशालकाय हाथ से टकराने की स्थिति में था। उसका दिल धड़कने लगा, अनायास ही निराशा की भावना महसूस कर रहा था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ये वह स्थिति थी जब जीवन स्तर के बीच असमानता बहुत अधिक थी। रक्तदानव, ये पौराणिक रक्तदानव है। रक्तदानव जाग रहा है। ये खत्म हो गया है। युवा के दिल में भय की लहर दौड़ गई, क्योंकि उसे अचानक खुफिया रिपोर्ट याद आ गई। रक्तदानव, रसातल दानव, रक्तमांद का सबसे शक्तिशाली जानवर, आमतौर पर हर कई दर्जन परीक्षणों में केवल एक बार जागता है। लेकिन एक बार जागृत होने के बाद यह असंख्य परीक्षणकर्ताओं के लिए दुर्स्वप्न बन जाता है। एक का सामना होने पर मृत्यु निश्चित है। गड़गड़ाहट, विशालकाय हाथ हालांकि भारी दिख रहा था, लेकिन अत्यधिक गति से चला और काले कवच वाले युवक के सामने आया और एक पल में उसके पास से गुजर गया, जैसे एक पत्थर अंडे से टकराया हो। उसका शरीर तुरंत बिखर गया। संदेह से परे उसकी मृत्यु हो गई। इस दृश्य ने अभी भी जीवित स्वर्ण कवचधारी योद्धाओं को सदमे और क्रोध से भर दिया। बूम! वह भयानक विशालकाय हाथ, रक्तवर्णी स्तंभ के समान सैकड़ों गज ऊंचा, लगातार कठोरता से नीचे गिर रहा था, मानो आकाश टूट रहा हो और धरती फट रही हो। युद्ध समाप्त होने के कुछ ही समय बाद एक के बाद एक खूंखार जानवर शांत हो गए और वह विशाल हाथ एक बार फिर भूमिगत हो गया। स्वर्ग और पृथ्वी की अदृश्य शक्ति के तहत बुरी तरह क्षतिग्रस्त और नष्ट हो चुकी पर्वतीय घाटियां धीरे धीरे अपनी मूल स्थिति में लौटने लगीं। इंदौर महिला ने पति की एनर्जी बढ़ाने के लिए ढूंढा आसान उपाय। Want to succeed in trading? Don't miss this. ये मूर्खों का समूह है। मास्टर ने रसातल देश के उच्च अधिकारियों को स्पष्ट रूप से चेतावनी दी थी कि यह निषिद्ध भूमि है, यहाँ अतिक्रमण न करें। फिर भी उन्होंने आने का साहस किया। निषिद्ध भूमि की रक्तधुंध से घिरी गहराई से एक अदृश्य विचार इस क्षेत्र तक फैल गया। कितने उड़ते स्वर्ग स्तर के प्राणी मारे गए हैं। 30,000 लोग भी नहीं मारे गए। ये समय रसातल देश के लिए एक महत्वपूर्ण परीक्षण है। महान कुलों के कुछ बच्चे आए, जिनमें से कई प्रवेश करते ही डेमीगॉड बन गए। जमीन से एक और मजबूत विचार आया। परिणामस्वरूप शिकार की गति धीमी हो गई है और मेरे बच्चों को काफी नुकसान उठाना पड़ा है। कई मर गए और घायल हो गए, तथा नए बच्चों को जन्म देने में काफी समय लगेगा। दोनों विचारों का संचार हुआ। एक परीक्षण। यह मास्टर द्वारा स्थापित ब्लड फीडिंग ग्राउंड है। यह केवल इसलिए है क्योंकि हमारा एबिस कंट्री के राजा के साथ एक समझौता है। निषिद्ध भूमि की गहराई से विचार व्यक्त किया गया। उनके परीक्षणों के बावजूद हमारा कार्य संरचनाओं की निगरानी करना है। मास्टर के लिए अमृत तैयार करने के लिए सामग्री के रूप में धीरे धीरे जीवन सार इकट्ठा करना है।
उन्हें पेश करने का समय निकट है, एक रक्त तबाही शुरू करें। वो ठीक रहेगा। पिछली रक्त आपदा को भड़के हुए 1 दशक से अधिक समय हो गया है, जिसने इसे एक बार भड़काया था, और यहाँ तक कि रसातल देश के उच्च अधिकारी भी एक शब्द नहीं बोल सकते हैं। जमीन से विचार ने जवाब दिया। ये 2 विचार एबिस डेमन ब्लड डैन के भीतर छिपी शक्तियों में से एक थे। ... रसातल दानव रक्तमांद में एक मंदकंठ के भीतर घाटी की जमीन में अनेक दरारें थीं, जो स्पष्ट रूप से एक भीषण युद्ध का अनुभव थीं, जबकि पहले तेज गति से उड़ने वाला डेमिगॉड स्तर का युद्धपोत बड़ी संख्या में क्रूर जानवरों का पीछा करते हुए पीछे हट गया था, और इसकी गति धीमी हो गई थी। ली युआन युद्धपोत पर ही रहा। तुम्हारा नाम क्या है? तुम रसातल दानव रक्तमांद में कैसे आए? चांदी के कवच वाली लड़की ने ली युआन की ओर देखा, उसकी आवाज़ मधुर थी। यद्यपि वह दयालु थी, इसका अर्थ यह नहीं था कि वह मूर्ख थी। वह अच्छी तरह जानती थी कि जो लोग रसातल दानव रक्तमांद में आ सकते हैं वे कोई साधारण लोग नहीं थे। यहाँ तक कि ज्यूशिंग महाद्वीप पर भी एक सामान्य व्यक्ति वयस्क होने तक केवल 10वें स्तर तक ही बढ़ पाता था। जो लोग उड़ते हुए स्वर्ग क्षेत्र तक पहुँच पाते थे उन्हें पहले से ही कुलीन माना जाता था, और कुछ छोटे स्थानों पर वे कुछ शक्ति प्राप्त कर सकते थे। महाराज, मेरा नाम शू युआन है। ली युआन ने मौके पर ही अपना नाम बना लिया और कुछ असहाय भाव से कहा, मुझे अनजाने में पकड़ लिया गया। पकड़े गए? ये सचमुच दुर्भाग्यपूर्ण है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि आप केवल 34वें स्तर पर हैं और इन डोमेन में पहुंच गए। संभवतः आप विभिन्न खुफिया रिपोर्टों से भी परिचित नहीं हैं। सिल्वर आर्मर लड़की की स्पष्ट आंखों में दया की झलक दिखी। ली युआन अवाक रह गया। आंतरिक क्षेत्र, उनके लिए बाह्य और आंतरिक डोमेन के बीच कोई अंतर नहीं था, सिवाय इसके कि आंतरिक डोमेन में कम लोग थे, जिससे कई परेशानियों से बचा जा सकता था। लेकिन निश्चित रूप से ली युआन ने आगे कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। सिल्वर आर्मर लड़की ने अपना सिर हिलाया और कहा, परीक्षण खोज मूल रूप से स्वैच्छिक थी। किसी कारण से सैकड़ों साल पहले हर साल फ्लाइंग हेवन स्तर पर 2 लाख योद्धाओं को इकट्ठा करना अनिवार्य हो गया था। अगर यह पर्याप्त नहीं होता तो वे लोगों को पकड़ने के लिए विभिन्न राज्यों में जाते थे। ली युआन एक तरफ से सुन रहा था। उन्होंने जो खुफिया जानकारी एकत्र की थी उसके अनुसार एबिस डेमन ब्लड डैन में जीवित रहने की दर बहुत कम थी। फ्लाइंग हेवन स्तर पर 2 लाख योद्धाओं में से 50% से भी कम हर साल जीवित बच पाते थे। समय के साथ एबिस देश में फ्लाइंग हेवन स्तर के व्यक्तियों की बड़ी संख्या स्वाभाविक रूप से भाग लेने के लिए अनिच्छुक हो गई। इस प्रकार बंदी बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई, जिसे आधिकारिक तौर पर अनिवार्य सैन्य सेवा कहा गया। यदि किसी व्यक्ति की पृष्ठभूमि वास्तव में कुछ खास है तो जब तक वह अपनी पहचान उजागर करता है उसे भर्ती नहीं किया जाएगा। यदि यह साधना प्रतिभाओं को चुनने के लिए एक सरल परीक्षण होता तो ऐसा करने के कई तरीके होते। फिर भी वे हर साल उड़ते स्वर्ग स्तर पर बड़ी संख्या में योद्धाओं को इकट्ठा करने पर जोर देते हैं और मृत्यु दर चौंकाने वाली उच्च है। ली युआन ने अपने दिल में सोचा, इस रसातल दानव रक्तमांद में संभवतः रहस्य हैं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। एक विशाल एवं अदृश्य संरचना ने पूरे क्षेत्र को घेर लिया। वे विचित्र क्रूर जानवर सभी रसातल दानव रक्तमांद की विशेष प्रकृति का संकेत देते थे। ली युआन को जो पता था उसके अनुसार दिव्य क्षेत्र में कुछ महाशक्तिशाली प्राणी अक्सर विशेष खजानों, अमृतों के मिश्रण, शक्तिशाली खजानों आदि की वृद्धि के लिए उन्मत्त होकर हत्याएं करते थे। एक ही बार में सैकड़ों या हजारों ग्रहों को नष्ट करना आम बात थी। ली युआन ने पहले जिस छद्म देव आत्मा द्रव का उपयोग किया था उसी तरह इसे छद्म देव शक्तियों की आत्माओं को परिष्कृत करके बनाया गया था। वैसे भी ये तब तक अच्छा है जब तक मैं सुरक्षित रूप से रसातल दानव रक्तमांद को छोड़ सकता हूँ, ली युआन ने अपने दिल में सोचा। जियांग जुवान की नज़र में ली युआन एक साधारण फ्लाइंग हेवन था जिसकी किस्मत खराब थी और कोई पृष्ठभूमि नहीं थी। महारानी, गाजियन अंकल के नाम से मशहूर वह मोटा आदमी अब युद्धपोत पर पूरी तरह से नियंत्रण नहीं रख पा रहा था। आगे बढ़ा और धीमी आवाज में बोला, हम क्रूर जानवरों के पीछा से बच निकले हैं और इन तीनों की पहचान स्पष्ट नहीं है। आपकी सुरक्षा के लिए उन सभी को जाने देना बेहतर है। जियांग जुवान ने न केवल ली युआन को बचाया था, हाल ही में भागने के दौरान उसने 2 अन्य लोगों को भी बचाया था। आप दोनों उड़ते स्वर्ग शिखर पर हैं, क्या आप अभी भी आंतरिक क्षेत्र में संघर्ष करने का इरादा रखते हैं? जियांग जुवान ने अन्य 2 मार्शल कलाकारों की ओर रुख किया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। दोनों फ्लाइंग हेवन पीक योद्धाओं ने एक दूसरे की ओर देखा और सिर हिलाते हुए कहा, महाराज, बचाव के लिए धन्यवाद। हम अभी भी ब्लैक एबिस गार्ड पदों के लिए प्रयास करना चाहते हैं, इसलिए हम महामहिम का अनुसरण नहीं करेंगे। शाही परिवार के किसी सदस्य का पीछा करने से अन्य क्रूर जानवरों का शिकार करना कठिन हो जाएगा। फुट 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 2 उड़ते हुए स्वर्ग शिखर योद्धा 2 प्रकाश की लकीरों में बदल गए और तेजी से दूसरी दिशा में चले गए। तुम्हारा क्या हाल है? क्या तुम नहीं जा रहे हो? मोटे आदमी ने ली युआन की ओर देखा और थोड़ा भौहें सिकुड़ी। संरक्षक अंकल, उसे हमारे पीछे आने दो, सिल्वर आर्मर लड़की ने कहा। जू युआन बहुत कमजोर है।
हमने अभी तक इन्हें डोमेन नहीं छोड़ा है। उसे अभी जाने दो, अगर वह क्रूर जानवरों के समूह का सामना करता है तो शायद वह मर जाएगा। महाराज, हमें अभी भी एक मिशन पूरा करना है। उसे अपने साथ रखने से हमारी गति धीमी हो जाएगी, उस मोटे आदमी ने गंभीरता से कहा। स्तर 34 पर थोड़ी किस्मत के साथ इन डोमेन को छोड़ना संभव है। क्या वह पहले खुद ही यहाँ नहीं आया था? ली युआन की ताकत और उसकी साधना सांस को छिपाने की तकनीक के साथ उड़ते हुए स्वर्ग क्षेत्र की जीवन सांस को अन्य शक्तिशाली प्राणियों से पूरी तरह से छिपाना मुश्किल होगा, लेकिन अपने जीवन श्वास को स्तर 38.9 से स्तर 34 तक छिपाना एक साधारण देवता के लिए भी पता लगाना असंभव होगा। संरक्षक अंकल, इस बार मैं जोखिम नहीं लेना चाहती। सिल्वर आर्मर लड़की ने अपना सिर हिलाया। चलो बाहरी क्षेत्र में वापस लौटते हैं और सीधे परीक्षण के अंत की प्रतीक्षा करते हैं। जोखिम नहीं ले रहे? संरक्षक चाचा को थोड़ा आश्चर्य हुआ। महाराज, ये परीक्षण बहुत महत्वपूर्ण है। अगर फैंग अंकल और डोंगली शायद मर चुके हैं तो मैं नहीं चाहती कि आपके साथ कोई और दुर्घटना घटे। अगर आप सभी मर जाते हैं, भले ही मैं परीक्षण में सफल हो जाऊं, तो इसका कोई मतलब नहीं होगा। सिल्वर आर्मर लड़की की आंखें थोड़ी लाल हो गईं। इंदौर के पुरुषों को स्टैमिना बढ़ाने का ये नुस्खा बड़ा भा रहा है। मोतियाबिंद से छुटकारा पाना चाहते हैं, वो भी सिर्फ 10 दिन में। उसके दिल में गार्जियन अंकल और फैंग अंकल जैसे लोग परिवार की तरह थे, जिन्होंने उसे बचपन से ही बड़ा होते देखा था। मैं जोखिम नहीं लेना चाहती। इस परीक्षण से मिले पुरस्कारों के बिना भी मुझे लगता है कि मैं अपने दम पर बस कुछ ही वर्षों में साधना के लिए एबिसल सम्राट महल में प्रवेश कर सकती हूँ। सिल्वर आर्मर लड़की की नज़र समूह पर घूम गई। महाराज, वह मोटा आदमी चिंतित हो गया, क्योंकि वह मरना पसंद करेगा ताकि महामहिम परीक्षण कार्य पूरा कर सकें। उसके बगल में खड़े कई फ्लाइंग हेवन पीक बख्तरबंद योद्धा ये कहे बिना नहीं रह सके, महाराज, हम जोखिम उठाने को तैयार हैं। मैंने मन बना लिया है, सिल्वर आर्मर लड़की ने जोर देकर कहा। अपने दिल में एक आह भरते हुए वह मोटा आदमी सिल्वर आर्मर लड़की के स्वभाव को जानता था। वह कोमल लग रही थी, लेकिन वास्तव में बहुत जिद्दी थी। ठीक है, चलो बाहरी क्षेत्र के लिए निकलते हैं और रक्तमांद के द्वार खुलने का इंतजार करते हैं, मोटे आदमी ने धीमी आवाज में कहा। फिर ली युआन की ओर देखा। भाग्यशाली युवक, उस मोटे आदमी को ली युआन की परवाह नहीं थी। एक स्तर 34 मार्शल आर्टिस्ट फ्लाइंग हेवन के मध्य चरण में था। उसने स्तर 36 पर जियांग जुवान को कोई खतरा नहीं दिया, जो फ्लाइंग हेवन पीक पर भी बहुत मजबूत था। एक नए देवता ने उसे धमकी देने की बात तो छोड़ ही दी। उस हटे कट्टे आदमी की नज़र में चूंकि महाराज दयालु थे और उसे अपने साथ ले जाना चाहते थे, इसलिए महाराज को नाराज करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। ... ओह, युद्धपोत धुंधली घाटी में आगे बढ़ता रहा, निषिद्ध क्षेत्र से दूर चला गया और वातावरण बहुत अधिक शांत हो गया। संरक्षक चाचा और वे सैनिक स्पष्ट रूप से इलाके से परिचित थे। रास्ते में कुछ मानव योद्धाओं से मुठभेड़ होने पर वे सभी युद्धपोत को देखते ही भाग गए। इस स्तर का युद्धपोत स्पष्ट रूप से बड़े परिवारों के बच्चों के लिए परीक्षण हेतु आता था। जहां तक क्रूर जानवरों का सवाल है, जो भी बड़ी संख्या में युद्धपोत के पास आने की हिम्मत करता था, उसे संरक्षक चाचा अपनी अर्धदेव मूल शक्ति से आसानी से नष्ट कर देते थे। अर्धदेव का दूर से किया गया हमला यद्यपि निकट युद्ध जितना शक्तिशाली नहीं होता, फिर भी वह सामान्य उड़ते हुए स्वर्ग के जानवरों को आसानी से नष्ट कर सकता है। यदि संख्या कम होती तो ये जियांग जुवान के लिए अभ्यास का काम भी आता, जिसकी तलवारबाजी पराक्रम अद्भुत था, लेकिन उसमें युद्ध के अनुभव की स्पष्ट कमी थी। समूह ने हजारों किलोमीटर से अधिक की यात्रा करते हुए घाटियों को पार किया। शू युआन, नक्शे के अनुसार हम बाहरी क्षेत्र से बहुत दूर नहीं हैं। जियांग जुवान ने कहा, यदि आप तैयार हैं तो आप परीक्षण के अंत तक मेरे साथ रह सकते हैं। आपको अभी अभी पकड़ा गया है, आपको इस तरह की लड़ाई में भाग लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। ली युआन ने सिर हिलाया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कहाँ रहता है। इतने लंबे समय के बाद ली युआन के दिल में कुछ निर्णय आया। जियांग जुवान संभवतः एबिस देश के शाही परिवार का एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था, जिसका साधना काल लंबा नहीं था। कुछ हद तक उसका दर्जा था, लेकिन शायद वह शाही परिवार का मुख्य हिस्सा नहीं था। ली युआन, सैनिकों का एक बड़ा समूह आ रहा है, उनमें देवता भी शामिल हैं। भूयू की आवाज़ ली युआन के दिमाग में गूंज उठी। ली युआन का दिल धड़क उठा। जल्द ही घाटी के दूसरे छोर पर हवा में हल्का सा कंपन हुआ और जल्दी ही एक शून्य युद्धपोत सभी की आंखों के सामने प्रकट हुआ, जिसमें एक विशाल संरचना दिखाई दी जिसके डेक पर घनी भीड़ खड़ी थी। उनमें से काफी लोग हैं। ली युआन की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। कम से कम उड़ते हुए स्वर्ग के शिखर योद्धा, 3 देवता। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ऐसी शक्ति ली युआन ने एबिस दानव रक्तमांद में सबसे मजबूत शक्ति का सामना किया था। ली युआन को जरा भी चिंता नहीं थी। हालांकि युद्धपोत पर उस मोटे आदमी और कुछ अन्य सैनिकों के हाव भाव बदल गए। ठीक नहीं है, ये जियांग लेई की टीम है, चलो चलें। जियांग जुवान की अभिव्यक्ति भी गंभीर हो गई। वूश।
तगड़े आदमी अंकल गो ने युद्धपोत को चलाया और इसकी गति तेजी से कम होने लगी। वह विपरीत दिशा में उड़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन इसमें समय लगा। तभी धमाका! दूर से आ रहे उस युद्धपोत ने अचानक गति पकड़ ली, बहुत तेज आग की रोशनी के एक विशाल निशान की तरह, और जियांग जुवान के युद्धपोत की ओर बढ़ चला। बहुत तेज उस मोटे आदमी का चेहरा बदल गया। ये गति युद्धपोत को चलाने में उसके पूरे प्रयास से भी ज्यादा तेज थी। स्पष्टतः दूसरे युद्धपोत पर संभवतः कोई ऐसा देवता होगा जिसने वायु का वास्तविक अर्थ समझ लिया है। ये दृश्य देखकर ली युआन भी काफी हैरान हुआ। एक डेमिगॉड लेवल के युद्धपोत की गति बेहद आश्चर्यजनक थी। ज्यूजिंग महाद्वीप पर अविश्वसनीय बाध्यकारी दबाव के तहत भी ये लगभग 4 किलोमीटर प्रति सेकंड तक पहुंच सकता था। ध्यान दें कि ब्लू स्टार पर फ्लाइंग हेवन पीक एक्सपर्ट्स लगभग 3 किलोमीटर प्रति सेकंड की उड़ान गति तक पहुंच सकते हैं, जबकि डेमिगॉड्स आमतौर पर 7 किलोमीटर प्रति सेकंड से अधिक की उड़ान गति प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ज्यूशिंग महाद्वीप पर फ्लाइंग हेवन पीक एक्सपर्ट की सामान्य उड़ान गति 1 किलोमीटर प्रति सेकंड से भी कम थी। एड्स बाय पब फ्यूचर 10 सेकंड से भी कम समय में विशाल युद्धपोत ने जियांग जुवान के युद्धपोत का रास्ता रोक दिया था। धमाका! युद्धपोत ने बलपूर्वक गति कम करना शुरू कर दिया। हा, क्या यह महान जियांग जुवान नहीं है? तुम मुझसे ऐसे क्यों भाग रहे हो जैसे चूहा बिल्ली से भागता है? ये व्यंग्यात्मक आवाज, जो मूल शक्ति द्वारा प्रवर्धित थी, घाटी में गूंज उठी। विशाल युद्धपोत का डेक खाली हो गया और भीड़ से सिल्वर आर्मर पहने एक युवक बाहर आया। उसके चेहरे की बनावट बेहद आकर्षक थी और उसने बैंगनी सोने का मुकुट पहना हुआ था। उसका रुतबा बहुत ऊंचा लग रहा था। उसके बगल में बख्तरबंद योद्धाओं के अलावा 3 आकृतियां थीं जो शक्तिशाली आभा बिखेर रही थीं। प्रत्येक उदासीन दिख रही थी तथा जियांग जुवान और उसके समूह को देख रही थी। जियांग लेई, तुम क्या करना चाहते हो? जियांग जुवान की अभिव्यक्ति बदल गई, बर्फ की तरह ठंडी। उसे इस दुश्मन से सामना होने की उम्मीद नहीं थी। मैं आपके साथ क्या करने की हिम्मत कर सकता हूँ? मेरे आदरणीय जियांग जुवान, सिल्वर आर्मर युवक ने एक क्रूर मुस्कान दिखाए। उसके शब्दों में उपहास था। आपके पिता छद्म देवता के शिखर थे जो पूरे प्रांत पर शासन करते थे। ओह, मैं लगभग भूल ही गया था, आपके पिता को मरे हुए 10 साल हो चुके हैं। हा, उस मिस्ट माउंटेन किंग के दर्जनों बच्चे थे, लेकिन ऐसा लगता है कि आपको बहुत अधिक धन या खजाने विरासत में नहीं मिले। रसातल दानव रक्तमांद में प्रवेश करते हुए, आपके पास केवल एक ही डेमिगॉड स्तर का रक्षक है। सिल्वर आर्मर युवक की आंखें ठंडी थीं, उसके शब्द तिरस्कार से भरे हुए थे। जियांग लेई, अंकल गो, जो कि एक मजबूत कदकाठी के आदमी थे, अंततः गुस्से से भड़क उठे और दहाड़ते हुए बोले, यहाँ तक कि मिस्ट माउंटेन किंग भी आपकी आलोचना से अछूते नहीं हैं। मिस्ट माउंटेन किंग की बेटी? ली युआन के मन में आश्चर्य की एक झलक उभरी और उसने जियांग जुवान की ओर देखा। वेब से जर्गनेट द्वारा संचालित लाइफटाइम स्टॉर्स के रियल लाइफ पार्टनर मेलानिया के सबसे अक्षम्य परिधानों ने सभी को चौंका दिया। उन्होंने जो जानकारी एकत्र की थी उसके अनुसार रसातल देश में शून्य देव क्षेत्र के शाही सदस्यों को आमतौर पर मार्क्विस की उपाधि दी जाती थी। जिन राजपरिवार के सदस्यों को राजा की उपाधि दी गई थी वे बहुत दुर्लभ थे और अधिकतर वे दिव्य सत्ताओं में से अत्यंत शक्तिशाली प्राणी थे या जिन्होंने महान योगदान दिया था। जहां तक गैर राजकीय छद्म देवताओं की बात है तो मार्क्विस के रूप में प्रतिष्ठित होना भी कठिन था। भाड़ में जाओ। जियांग जुवान, क्या आप अपने अधीनस्थों को इसी तरह सिखाते हैं? सिल्वर आर्मर युवक का चेहरा बर्फ से ठंडा हो गया, जिसमें हत्या के इरादे की झलक दिख रही थी। हम केवल तथ्यों पर चर्चा कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि यह बदनामी है। मेरे पिता मार्क्विस शैडो एज हैं। जियांग जुवान, क्या आपके डेमिगॉड सेवक का इरादा मुझे दोषी ठहराना है? इस तरह के नौकर को मार दिया जाना चाहिए। सिल्वर आर्मर युवक हत्या की मंशा से भरा हुआ था। जियांग लेई, मेरे अधीनस्थ ने गलती की थी, मैं उसकी ओर से आपसे माफी मांगता हूं, जियांग जुवान ने दृढ़ता से कहा। वह जियांग लेई के क्रूर चरित्र से परिचित थी। अगर उसके तीनों देवदेव रक्षक मौजूद होते तो उसे उससे डर नहीं लगता, लेकिन अब केवल अंकल गो ही बचे थे। स्थिति उनके खिलाफ होने के कारण उसने अपना सिर झुकाना चुना। महाराज, मैं मरना पसंद करूंगा। उस मोटे आदमी की आंखें लाल हो गईं। चुप रहो, जूगुओ, क्या मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा परेशान कर दिया है? तुम मेरे आदेश भी नहीं सुनोगे? जियांग जुवान का चेहरा गुस्से से भरा हुआ था और वह सख्ती से चिल्लाई, जब हम शाही राजधानी में वापस लौटेंगे तो मैं तुम्हें कड़ी सजा दूंगी। वह मोटा आदमी दंग रह गया। टस्क, जियांग जुवान, मेरे सामने दिखावा करना बंद करो। जियांग लेई ने विषैले ढंग से उपहास किया। उसकी आंखें सांप की तरह ठंडी थीं। उस समय तुमने मुझे पकड़ लिया था और मुझे 3 दिन और रात के लिए 100 खजाने के टॉवर में लटका दिया था, जिससे मेरी सारी प्रतिष्ठा चली गई। मैं इस जीवन में इसे कभी नहीं भूलूंगा। आज वह दिन है जब मैं इस अपमान को धो दूंगा। जियांग लेई ने जियांग जुवान पर अपनी नजरें टिकाईं। तुम्हारे पिता मर चुके हैं और इस रसातल दानव रक्तमांद में तुम्हारा बड़ा भाई तुम्हें नहीं बचा सकता। तुमने मुझे मारने की हिम्मत की।
जियांग जुवान का चेहरा ठंडा हो गया, यह महसूस करते हुए कि कोई शांतिपूर्ण समाधान नहीं होगा। उसने अब और दिखावा नहीं किया। बैककोट बैककोट बैककोट, हिम्मत नहीं करता, मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ, तुम शाही परिवार के पंजीकृत सदस्य हो। अगर मैं तुम्हें मार दूं और यह पता चल जाए तो मैं भी मर जाऊंगा, जियांग लेई ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। लेकिन आज तुम्हारे साथ के सभी नौकरों को मरना ही होगा। इन सेवकों के बिना यदि आप रसातल दानव रक्तमान में मर जाते हैं तो मुझे दोष नहीं दिया जाएगा। मैंने ये भी सुना है कि आप इन नौकरों के साथ मित्र जैसा व्यवहार करते हैं, इसलिए निश्चित रूप से उनकी मृत्यु आपको दुखी करेगी। हा हा हा। जियांग लेई भयानक रूप से हंसा। जियांग जुवान का क्रोध अद्वितीय था, उसका छोटा चेहरा क्रोध से लाल हो गया था। उसके बगल में शुगुओ और बख्तरबंद योद्धाओं ने भी अपने हथियार कसकर पकड़ लिए। ताकत में भारी असमानता के बावजूद उन्होंने कभी भी लड़ाई छोड़ने के बारे में नहीं सोचा। महारानी की अच्छी तरह से रक्षा करें, मजबूत कद काठी वाले शुगुओ ने अपनी आवाज में कहा। महाराज, जैसे ही युद्ध शुरू होगा आपको तुरंत युद्धपोत को मोड़कर भाग जाना चाहिए, मैं उन्हें बुरी तरह उलझा दूंगा। अंकल गुओ, जियांग जुवान घबरा गया। महाराज, आपका जीवन ही मायने रखता है, मेरी बात सुनिए। आप ये शर्त नहीं लगा सकते कि जियांग लेई आपको मारने की हिम्मत नहीं करेगा। किसी का जीवन केवल उसके अपने द्वारा ही नियंत्रित किया जा सकता है। जुगुओ ने ली युआन के बारे में बेपरवाह होकर सख्ती से कहा। ऐसी स्थिति में एक मध्यवर्ती रैंक वाले फ्लाइंग हेवन मार्शल आर्टिस्ट की कौन परवाह करेगा? लगता है तुम अभी भी विरोध करना चाहते हो। चांदी के कवच वाले युवक जियांग लेई ने ठंडे स्वर में उपहास किया और अचानक चिल्लाया। हमला करो, उन सभी को मार डालो। याद रखो, जियांग जुवान को चोट मत पहुंचाओ, उसे जिंदा पकड़ लो। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हाँ महाराज, मार डालो। उसके चारों ओर खड़े 3 अर्धदिव्य योद्धाओं और 60 से अधिक उड़ते हुए स्वर्ग शिखर विशेषज्ञों ने एक स्वर में जवाब दिया और तुरंत प्रकाश की किरणों में परिवर्तित होकर आगे की ओर बढ़ गए। बूम बूम बूम। 3 अर्धदिव्य योद्धा तुरंत युद्धपोत से बाहर निकल आए और एक शानदार आभा बिखेर रहे थे। प्रत्येक के पास मार्क्विस यंग फैंग द्वारा दी गई एक दिव्य कलाकृति थी जो जबरदस्त युद्ध शक्ति का प्रयोग करने में सक्षम थी और जिसका उद्देश्य जियांग लेई की रक्षा करना था। फ्लाइंग हेवन पीक के दर्जनों गार्ड उनके पीछे पीछे आ रहे थे। उनकी भयानक उपस्थिति के कारण जियांग शुवान, शुगुओ और अन्य लोगों के हाव भाव में भारी परिवर्तन आ गया। बहुत शक्तिशाली, खास तौर पर काले वस्त्र पहने बुजुर्ग जो उनका नेतृत्व कर रहे थे, जिनकी उपस्थिति सितारों की तरह ही तीखी थी। उन्होंने अपने हाथ में दिव्य कलाकृति का राजदंड लहराया और ज्वाला सांपों और ड्रैगन की एक विशाल श्रृंखला दहाड़ते हुए आगे बढ़ी। कानून। यह एक नव पदोन्नत अर्धदिव्य है जिसने अग्नि कानून की दहलीज पार कर ली है। ऐसे शक्तिशाली व्यक्ति को तार्किक रूप से पहले ही अर्धदिव्य बन जाना चाहिए था, निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण व्यक्ति। मार्क्विस यंग फैंग ने वास्तव में उसे जियांग लेई के परीक्षण कार्य की रक्षा करने का आदेश दिया था। जुगुओ का चेहरा पूरी तरह से रंगहीन हो गया था। सभी नव पदोन्नत अर्धदिव्य थे, लेकिन कानून के रहस्यों को समझना और उन्हें न समझना, दोनों में बहुत अंतर था। केवल ये काले वस्त्रधारी बुजुर्ग ही उन्हें नष्ट करने के लिए पर्याप्त था। हमारा काम खत्म हो गया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। नहीं। जुगुओ के बगल में खड़े कई बख्तरबंद योद्धाओं के चेहरे पर अनिच्छा के साथ साथ डर का भाव भी झलक रहा था। पीछे खड़े होकर ली युआन ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। मैंने शुरू में सोचा था कि शाही परिवार के सदस्य का अनुसरण करने से मुझे लड़ाई में कई परेशानियों से छुटकारा मिल जाएगा और मैं अदृश्य रहूंगा, लेकिन ऐसा लगता है कि मुझे अभी भी कार्रवाई करनी होगी। धमाका। जियांग जुवान के पीछे खड़े पहले से ही अदृश्य ली युआन, जिसने सबसे कमजोर जीवन श्वास का प्रदर्शन किया था, अचानक एक भयानक आभा के साथ फट गया। उसका शरीर तुरंत 10 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ गया। उसके बाद आसपास के शून्य में कहीं से भी पृथ्वी जैसी पीली ऊर्जा की किरणें दिखाई देने लगीं। जैसे ही पृथ्वी जैसी पीली ऊर्जा नीचे उतरी, शून्य में मौजूद सभी लपटें और ज्वाला सर्प विलुप्त हो गए। कई किलोमीटर तक फैली पूरी घाटी उफनती पीली मिट्टी की धाराओं में डूब गई थी। 9 पीले ड्रैगन विशाल क्षेत्र में विचरण करते हुए प्रकट हुए। इस समय पूरी दुनिया शांत हो गई थी। जियांग जुवान के युद्धपोत पर जियांग जुवान और उसके बख्तरबंद योद्धा सभी स्थिर थे, जबकि जुगुओ बुरी तरह से अभिभूत था। ऐसा महसूस कर रहा था जैसे वह एक पहाड़ को अपने कंधों पर उठा रहा हो। इसके विपरीत जियांग लेई के अधीनस्थ, जो अभी अभी युद्धपोत से बाहर निकले थे, वे सभी 60 से अधिक फ्लाइंग हेवन पीक विशेषज्ञ थे, जो पूरी तरह से दबा दिए गए थे और शून्य में लटके हुए थे, हिलने डुलने में असमर्थ थे। 3 अर्धदिव्य योद्धा पूरी तरह से संयमित थे तथा बड़ी कठिनाई से सच्चे इरादे के रहस्य या कानून के रहस्यों को आह्वान करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। ये कैसे संभव है? हम अर्धदिव्य हैं और भाई वह है जो कानून को समझ गया है। तीनों अर्धदिव्य भय से भर गए। वेब से ज़र्गनेट द्वारा संचालित। अभिनेता जो अपनी बाकी की जिंदगी जेल में सड़ेंगे। येलोस्टोन की सेनेटर लिनेल पेरी क्यों जानी पहचानी लगती हैं?
उनके विचार में तीनों के एकजुट होने और दिव्य कलाकृतियां धारण करने के बाद उन्हें रसातल दानव रक्तमांद के भीतर अजेय होना चाहिए, जब तक कि उन्हें रक्तापदाओं या अर्धदिव्य स्तर के क्रूर जानवरों के झुंड का सामना न करना पड़े। अभी तक उनका ध्यान पूरी तरह से जुगुओं पर था और वे काले कवच वाले 34 वर्षीय युवक को पूरी तरह से नजरअंदाज कर रहे थे। पर अब इस साधारण युवक ने अचानक इतना भयानक क्षेत्र खोल दिया। शुद्ध क्षेत्र दमन ने उनका दम घोंट दिया, उनकी उड़ान की गति 90% से अधिक कम हो गई। ये किस प्रकार का डोमेन है? क्या वह अर्धदिव्य है या अर्धदिव्य शिखर पर है? ऐसा सर्वोच्च विशेषज्ञ जियांग जुवान की रक्षा क्यों करेगा? ये तीनों अर्धदिव्य घबरा गए, क्योंकि उन्हें पता था कि आज वे मुश्किल में फंस गए हैं। हमें छोड़ दो वरिष्ठ, कृपया हमारे प्राण बख्श दीजिए। तीनों अर्धदिव्य योद्धाओं ने जीवित रहने के लिए हताशा भरी विनती की। लेकिन ली युआन शांत रहा। गर्जना गर्जना गर्जना, पहले से चक्कर लगा रहे 9 पीले ड्रैगन अंततः फट पड़े, विशाल आकाश में दहाड़ते हुए। प्रत्येक ने एक मध्यम श्रेणी के अर्धदिव्य के करीब ताकत उगलते हुए उन दर्जनों उड़ते स्वर्ग शिखर विशेषज्ञों का वध कर दिया। यहाँ तक कि 3 अर्धदिव्य योद्धाओं का भी प्रदर्शन कुछ बेहतर नहीं रहा। यहाँ तक कि काले वस्त्र पहने बुजुर्ग भी केवल संक्षिप्त प्रतिरोध ही कर पाए और 9 पीले ड्रैगनों द्वारा उन्हें सीधे टुकड़े टुकड़े कर दिया गया। पराजित। 3 सेकंड से भी कम समय में जियांग लेई के सभी रक्षक मारे गए और यहाँ तक कि युद्धपोत के डेक पर मौजूद दर्जनों फ्लाइंग हेवन स्तर के रक्षक भी नष्ट हो गए। अब केवल तुम ही बचे हो। ली युआन ने जियांग लेई को देखा, उसकी शांत निगाहें जियांग लेई में खौफ और अंतहीन डर पैदा कर रही थीं। जियांग लेई को एक आभास हुआ, अगले ही पल उसकी हत्या होने वाली थी। जियांग जुवान। ली युआन ने चौंकी हुई चांदी के कवच वाली लड़की की ओर रुख किया। उसे मारना है या नहीं, ये निर्णय तुम्हें लेना है। विस्मयादिबोधक चिन्ह। शून्य में एक चांदी की जंजीर प्रकट हुई, जो चांदी के सांप की तरह गतिशील थी और जियांग लेई को, जो पहले से ही डोमेन दमन द्वारा स्थिर था, बिना किसी प्रतिरोध के बांध दिया। धप। चावल के पकौड़े की तरह बंधे जियांग लेई को उसके युद्धपोत से उछालकर उस युद्धपोत पर गिरा दिया गया जहां जियांग शुवान था। तभी एक गड़गड़ाहट की आवाज आई। विशाल क्षेत्र, जो पहले कई किलोमीटर तक फैला हुआ था, तेजी से सिकुड़ने लगा और 9 पीले ड्रैगन भी तेजी से सिकुड़कर ली युआन की ओर बढ़ रहे थे। आजकल केवल अपने प्रभुत्व के साथ मैं आसानी से अर्धदिव्य प्रारंभिक श्रेणी के मार्शल कलाकारों को मार सकता हूं, ली युआन ने मन ही मन सोचा। 2 साल पहले फैक्सिंग महान लड़ाई के दौरान ली युआन का स्वर्ग और पृथ्वी नदी डोमेन 9 ड्रैगन जुवान कवच के साथ पहले से ही अर्धदिव्य मध्य रैंक के विशेषज्ञों को दबाने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली था, और एक बार जब उसने हमला शुरू किया तो डोमेन के अलावा 9 पीले ड्रैगन का विस्फोट अर्धदिव्य प्रारंभिक रैंक मार्शल कलाकारों की ताकत के समान था। 2 साल बीत चुके थे। यद्यपि ली युआन की मूल शक्ति 38.9 के स्तर पर बनी रही, फिर भी 2 वर्ष पहले की तुलना में कानूनों के बारे में उनकी समझ में व्यापक सुधार हुआ। उदाहरण के लिए, पवन नियम और पृथ्वी नियम 7वें चरण के प्रारंभिक चरण में बने रहे, लेकिन क्या 1% और 29% पर प्रारंभिक चरण समान हो सकते हैं? वास्तव में ली युआन के क्षेत्र की शक्ति में बहुत वृद्धि अंतरिक्ष के रहस्यों के साथ एकीकरण से हुई। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अंतरिक्ष में निरंतर खोजबीन से ऐसा हुआ कि चाहे ली युआन ने अपने डोमेन स्टार तकनीक हेवन एंड अर्थ रिवर का प्रयोग किया हो या 9 ड्रैगन्स जुवान कवच का, प्रत्येक की शक्ति में उल्लेखनीय सुधार हुआ। अब ली युआन के क्षेत्र में अर्धदिव्य शिखर विशेषज्ञों को भी अत्यंत महत्वपूर्ण दमन का सामना करना पड़ेगा। कई नवोन्नत देवताओं और उड़ते स्वर्ग शिखर पर स्थित देवताओं की तो बात ही छोड़िए। चाहे जितने भी लोग आएं, वह उतने ही लोगों को मार सकता था। ली युआन की क्लोज कॉम्बैट स्पीयर तकनीक अभी भी संचय चरण में थी और उसे अभी भी बाउंड्री क्लाउड स्पीयर की चौथी चाल को समझना बाकी था। 2 साल पहले की तुलना में उसकी क्लोज कॉम्बैट क्षमता में मौलिक रूप से बदलाव नहीं आया था, लेकिन अन्य मामलों में उसकी क्षमताओं में तेजी से सुधार हो रहा था। हफ। ली युआन ने अपना क्षेत्र पूरी तरह से वापस ले लिया और इसके साथ ही पतित देवताओं और उड़ते स्वर्ग योद्धाओं द्वारा छोड़े गए असंख्य खजाने भी गायब हो गए। यहाँ तक कि जियांग लेई द्वारा लाया गया भंडारण खजाना भी ली युआन द्वारा सीधे लूट लिया गया था। ये कहा जा सकता है कि उस बड़े युद्धपोत के अलावा जियांग लेई के दस्ते से जो भी लूट ली जा सकती थी, वह ली युआन ने ले ली थी। कोई मदद नहीं टूट गया। स्वाभाविक रूप से ली युआन को कुछ खजाने इकट्ठा करने का तरीका खोजना था। उन कुछ देवताओं द्वारा छोड़े गए खजाने का मूल्य सैकड़ों फैंगशेन क्रिस्टल के बराबर था, जो कोई मामूली रकम नहीं थी। मैं जियांग लेई जमीन पर लेटा हुआ, भय से भरे चेहरे के साथ उदासीन ली युआन को देख रहा था। वह सचमुच दया की भीख मांगना चाहता था, लेकिन वह बोल नहीं पा रहा था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। दिव्य शिल्पकला श्रृंखलाओं ने न केवल उसके अंगों को सील कर दिया, बल्कि उसके स्टार मेरिडियन के भीतर मूल शक्ति को भी सील कर दिया, उसकी 6 इंद्रियों को सील कर दिया, यहाँ तक कि कुछ आत्मा के उतार चढ़ाव को भी दबा दिया, जिससे आत्मा विनाश या आत्मा संचरण ध्वनि भेजना बहुत मुश्किल हो गया। अन्यथा इसे दैवीय कलाकृति क्यों कहा जाएगा?
यदि जियांग लेई एक अर्धदेव होता तो दिव्य कलाकृति श्रृंखलाएं अभी भी आत्मा संचरण ध्वनि को दबाने के लिए संघर्ष करती, लेकिन आखिरकार वह केवल उड़ते स्वर्ग स्तर पर था। इसलिए जियांग लेई दया की भीख मांगने में असमर्थ था, वह बाहरी दुनिया को भी नहीं सुन सकता था, वह केवल अपनी आंखों से संकेत दे सकता था। जियांग जुवान, क्या तुमने इस पर गहराई से सोचा है? ली युआन ने अपना सिर घुमाकर चांदी के कवच वाली युवा लड़की की ओर देखा और अपनी आवाज़ उस तक पहुंचाई। इस दयालु शाही परिवार की राजकुमारी के लिए ली युआन के मन में अभी भी काफ़ी अनुकूल धारणा थी। भले ही कोई स्वयं दयालु न हो, फिर भी वह अक्सर यह आशा करता है कि दूसरे दयालु हों, यह मानव स्वभाव है। जियांग जुवान का दिल धड़क उठा, उसे अब एहसास हुआ कि उसके ऊपर का दमनकारी आभा बिना किसी निशान के गायब हो गया था। वह अविश्वसनीय रूप से हैरान थी जब उसने ली युआन और फिर जियांग लेई को देखा, जो पहले से ही युद्धपोत के डेक पर लेटा हुआ था। वह ली युआन की ओर देखे बिना न रह सकी। इससे पहले जब वह जियांग लेई के दस्ते के हमले का सामना कर रही थी तो वह कुछ हद तक निराश महसूस कर रही थी, यहाँ तक कि उसने उस परिदृश्य की भी कल्पना की थी जहाँ उसे पकड़ लिया जाएगा और अपमानित किया जाएगा। लेकिन उस समय उसे सबसे ज़्यादा चिंता शुभो और अन्य लोगों की सुरक्षा की थी। वह वास्तव में नहीं चाहती थी कि उसके सुरक्षाकर्मी कम पड़ जाएं। फिर भी उसने कभी कल्पना नहीं की थी। वह सोचती थी कि उड़ता हुआ स्वर्ग योद्धा, जिसके बारे में वह सोचती थी कि वह एक बदकिस्मत व्यक्ति है जो उसके दान के कारण उसकी देखभाल कर रहा है, उसके पास इतनी भयानक शक्ति होगी। इंदौर में पुरुषों के लिए स्टेमिना बढ़ाने का ये ऑफर बड़ा है। मोतियाबिंद से आखिर पाना चाहते हैं क्या, वो भी सिर्फ 10 दिन में? नवोन्नत देवता जो नियमों को समझ गए थे तुरंत मारे गए। सिर्फ जियांग जुवान ही नहीं, विशालकाय शुगो और कई बख्तरबंद योद्धा भी बुरी तरह सदमे में थे। बहुत भयानक, ऐसी शक्ति के साथ 3 देवताओं को तुरंत मार डालने वाला जू युआन नाम का यह आदमी। ओह नहीं, भगवान जू युआन बहुत डरावना है। अभी अभी जो 9 पीले ड्रैगन दिखे, मुझे ऐसा लगा जैसे वे 9 असली अर्धदिव्य सच्चे ड्रैगन थे। इन सभी बख्तरबंद योद्धाओं ने अपनी सांस रोक ली। ज्यूशिंग महाद्वीप पर शक्तिशाली लोगों का सम्मान किया जाता है। भले ही वे महान कुलों से हों, भले ही वे दिव्य के वंशज हों, वे वास्तविक शक्तिशाली लोगों जितना सम्मान नहीं कमाते। और इसमें कोई संदेह नहीं कि इस समय ली युआन उनकी नज़रों में एक सच्ची ताकत थी। मैं सचमुच मूर्ख हूँ, गंभीरता से, मैंने तो बस यही सोचा था कि वह एक मूर्ख सा लड़का था जो भाग्यशाली था और आंतरिक क्षेत्र में गहराई तक पहुंच गया। जूगुओ ने घबराहट के साथ सोचा। वह जितना अधिक दुर्जय था उतना ही अधिक वह समझ रहा था कि ली युआन ने अभी अभी जिन तरीकों का उपयोग किया था वे कितने भयानक थे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह इतना बड़ा विशेषज्ञ होगा। वह 34वें स्तर का नहीं होगा। उसने अभी जो बॉडी रिफाइनिंग स्टार तकनीक का इस्तेमाल किया है, मुझे डर है कि वह 9 परत वाली बॉडी रिफाइनिंग तकनीक है। लेकिन चाहे वह मैं हूं या जियांग लेई के अधीन देवता, हम सभी उसके छद्मवेश को देखने में असफल रहे। क्या ये हो सकता है कि वह भी अत्यंत उच्च कानून समझ वाला एक नवविराजित देवता है? लेकिन एक अर्धदेव के लिए उड़ते हुए स्वर्ग के दायरे का भेष धारण करना, उसकी सांस छिपाने की तकनीक कितनी शक्तिशाली होनी चाहिए? शुगुओ के दिमाग में कई तरह के विचार आए। या वह उड़ते हुए स्वर्ग के दायरे का एक बहुत ही भयानक योद्धा है, लेकिन उड़ते हुए स्वर्ग जैसी ताकत का प्रदर्शन करना, ये कितना भयानक होगा? यहाँ तक कि राजकुमार जियांग शान, जिनके पास 7 सितारा शिराएं हैं, जो वर्तमान शाही परिवार में एक शीर्ष स्तरीय प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं, जिनकी शक्ति इतनी प्रबल है कि वे लगभग छद्म ईश्वर के समान हैं, उनकी तुलना उड़ते हुए स्वर्ग के स्तर पर नहीं की जा सकती है न? जूगुओ का दृष्टिकोण कमतर नहीं था, लेकिन कुछ ही समय में वह ली युआन के अंदरूनी और बाहरी पहलुओं को समझ नहीं सका। राजकुमारी, जूगुओ ने संदेश भेजा, अपने व्यवहार में सावधान रहना। मुझे संदेह है कि जू युआन उड़ते हुए स्वर्ग के 7 सितारा शिराओं का एक शीर्ष स्तरीय प्रतिभाशाली व्यक्ति है और उसकी कानून की समझ भी असाधारण रूप से उच्च होनी चाहिए। उसने अभी अभी एक शक्तिशाली दिव्य कलाकृति भी तैनात की होगी, निश्चित रूप से उसका कुछ इतिहास और पृष्ठभूमि होगी। बैकवर्ड संभव है कि वह किसी छिपे हुए महान संप्रदाय से आता हो, लेकिन लगता है कि उसे महाराज के बारे में अच्छी धारणा है। शुगुओ ने मानसिक रूप से संवाद किया, यदि वह आपकी मदद करने को तैयार है तो हम निश्चित रूप से परीक्षण कार्य पूरा करने में सक्षम होंगे। इस समय जूगुओ अभी भी जियांग जुवान के परीक्षण कार्य के बारे में सोच रहा था। अंकल गुओ, मेरा अपना निर्णय है, जियांग जुवान ने जवाब दिया। उसका मन कुछ उथल पुथल में था। ... ये देखकर कि जियांग जुवान ने कोई जवाब नहीं दिया, ली युआन ने आगे पूछने की जल्दी नहीं की, क्योंकि उसे पता था कि उसे स्थिति को समझने के लिए कुछ समय चाहिए। ली युआन प्राचीन दिव्य महल में देवताओं और उड़ते स्वर्ग योद्धाओं द्वारा छोड़े गए खजाने की जांच कर रहा था। वहां काफी हथियार और अमृत हैं। वहां उड़ने वाले स्वर्ग स्तर के क्रूर जानवरों के भी कुछ सिर हैं। ली युआन की आत्मा अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली थी, जिसने भंडारण खजाने पर लावारिस मोहरों को आसानी से तोड़ दिया। उन्होंने लगातार कई भंडारण खजानों को तोड़ा।
दुर्भाग्यवश उनमें वह नहीं था जिसे ली युआन खोज रहा था। खजाने तो बहुत हैं, लेकिन किताबें या संदेश क्रिस्टल नहीं हैं। क्या वे पढ़ते नहीं हैं? ली युआन ने खुद से कहा, हालांकि वह समझ गया था कि उड़ते हुए स्वर्ग के योद्धाओं को उनकी मजबूत याददाश्त के कारण विशेष रूप से पुस्तकों की आवश्यकता नहीं होती। सीनियर जू युआन। जियांग जुवान काफी घबरा गया था और बोलने से खुद को रोक नहीं सका। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वरिष्ठ। ली युआन ने कुछ असहज जियांग जुवान की ओर देखा और मुस्कुराया। जियांग जुवान, हैसियत के हिसाब से तुम मुझसे महान हो और मैं शायद तुमसे ज्यादा बड़ा नहीं हूं। बस मुझे पहले की तरह जू युआन ही कहते रहो, मुझसे ज्यादा उम्र में नहीं। जियांग जुवान को थोड़ा आश्चर्य हुआ, जैसे उसे कुछ एहसास हो गया हो। तो मैं तुम्हें भाई जू कहूंगी। ठीक है। ली युआन ने सिर हिलाया। अब वह संबोधन के तरीके पर ध्यान नहीं दे रहा था। यह महत्वपूर्ण नहीं था। भाई जू, मैं इस बार के लिए आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। आपके बिना अंकल गुओ और अन्य लोगों को शायद जीवित रहना मुश्किल हो जाता, जियांग जुवान ने ईमानदारी से कहा। लेकिन जियांग लेई के लिए मुझे अभी भी उम्मीद है कि आप उसे रिहा कर देंगे। जियांग जुवान ने जमीन पर बंधे जियांग लेई की ओर इशारा किया। जियांग लेई उन दोनों के बीच हो रही बातचीत को सुन नहीं सका और पल पल उसकी चिंता बढ़ती जा रही थी। उसे छोड़ दो, क्या तुम्हें यकीन है? उसने बस तुम्हें पकड़ने की कोशिश की थी, ली युआन ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। उसने मुझे पकड़ने की योजना बनाई थी, लेकिन शायद मुझे मारने का इरादा नहीं था। जियांग जुवान ने अपना सिर हिलाया। मुझे पता है कि भाईजू मुझे बचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके पिता शैडो ब्लेड मार्क्विस हैं, जो मेरे रसातल देश के शाही परिवार के छद्म देवता हैं। भाईजू, आप मेरे रसातल देश से कोई शक्तिशाली व्यक्ति नहीं हैं, है न? ली युआन ने बिना कोई और स्पष्टीकरण दिए केवल मुस्कुराकर अपना सिर हिला दिया। भाईजू की ताकत, मेरा अनुमान है, एक छिपे हुए महान संप्रदाय के शिष्य की ताकत है जो खुद को संयमित करने की यात्रा पर निकला है। जियांग हुआन ने कहा, मैंने कुछ किताबें पढ़ी हैं और ऐसी कई किंवदंतियां देखी हैं। अद्वितीय प्रतिभाएं अपनी पहचान छिपाते हुए, भूमि पर भटकते हुए और अंततः सच्चे भगवान बनते हुए अपने स्वयं के दिव्य साम्राज्य की स्थापना करते हैं। मुझे पता है कि भाईजू अपनी पहचान नहीं बता सकते, इसे मेरा अनुमान ही समझिए। जियांग जुवान मुस्कुराए। बातचीत के दौरान उसका दिल थोड़ा शांत हो गया। ये सुनकर ली युआन ने अपनी उत्पत्ति के बारे में और अधिक न बताते हुए उसे उसकी कल्पना पर छोड़ दिया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। क्या उसे मारने से शैडो ब्लेड मार्क्विस को असली अपराधी का पता चल जाएगा? ली युआन ने सोचा। ये कहना कठिन है। जियांग जुवान ने अपना सिर हिलाया। एबिस डेमन ब्लड डैन एक विशेष गुप्त क्षेत्र है जो पूरी तरह से बंद है, यहाँ तक कि छद्म देवता भी अंदर नहीं जा सकते। जासूसी तो दूर की बात है, लेकिन दुनिया में ऐसी कोई दीवार नहीं है जो पूरी तरह से अभेद्य हो। शायद ईश्वर के पास जांच के विशेष तरीके हों। भाईजू को शैडो ब्लेड मार्क्विस का डर नहीं है, लेकिन यह मेरे रसातल देश का क्षेत्र है। परेशानी को आमंत्रित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जियांग जुवान ने कहा, अगर भाईजू मुझ पर भरोसा करते हैं तो क्या मैं इसे संभालूं? ठीक है। ली युआन ने सिर हिलाया। यदि यह रसातल दानव रक्तमांद के बाहर होता तो वह उसे मार डालता। भगवान की संतान का क्या? मारो और भाग जाओ। दुनिया बहुत बड़ी है और भगवान भी उसे पकड़ने में असमर्थ होंगे। लेकिन यह एबिस कंट्री का मैदान था, इसलिए सावधानी बरतना जरूरी था। ली युआन ने अपना हाथ हिलाया, जिससे जियांग लेई की कुछ सीलें ढीली हो गईं, जिससे उसे बाहर की आवाजें सुनने और बोलने का मौका मिल गया। जियांग जुवान, मुझे छोड़ दो, कृपया दया करो। जियांग लेई ने जल्दी से विनती की। उसका व्यवहार पहले से पूरी तरह बदल गया था। जियांग लेई, चुप रहो। भाईजू एक अच्छा दोस्त है जिसे मेरे भाई ने स्टाररी स्काई प्राचीन शहर में बनाया था। वह एबिस कंट्री में आया था और मेरे भाई ने उसे मेरी रक्षा करने के लिए कहा। जियांग जुवान की आवाज़ ठंडी थी। मैं अभी भाईजू की उपस्थिति को प्रकट नहीं करना चाहता था, आपने मुझे मजबूर किया। मैंने तुम्हारी हत्या के प्रयास के बारे में सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया है, लेकिन भाईजू की खातिर मैं इसकी रिपोर्ट नहीं करूंगा। जियांग जुवान ने उसे घूरते हुए कहा, मैंने भाईजू से सिर्फ तुम्हारी जान बख्शने के लिए कहा था। मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं, भाईजू के अस्तित्व को लीक मत करना। अगर यह बाहर आ गया तो न केवल तुम बल्कि तुम्हारे पिता भी इसमें फंस सकते हैं। मोतियाबिन से आखिर पाना चाहते हैं क्या, वो भी सिर्फ 10 दिन में? ट्रेडिंग में सफलता कैसे पाएं? काश मुझे ये पहले पता होता। ली युआन ये सुनकर आश्चर्यचकित हो गया और जियांग लेई डर गया। जियांग जुवान के बड़े भाई का दोस्त, तारों वाले आकाश के प्राचीन शहर से एक उपनाम जू। तुरंत, क्या ये तारों वाले आकाश के प्राचीन शहर का अद्वितीय राक्षस है जो खुद को परीक्षणों के माध्यम से कठोर बना रहा है? जियांग लेई ने विभिन्न संभावनाओं के बारे में सोचा। मुख्य बात थी ली युआन की भयानक शक्ति का प्रदर्शन, जिसने उसके अनुमान को पुष्ट कर दिया तथा उसकी रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी। तारों से भरा प्राचीन शहर एक ऐसा स्थान था जिसके बारे में कहा जाता था कि वह महाद्वीप के 3000 दिव्य साम्राज्यों से भी अधिक शक्तिशाली है।
यद्यपि जियांग लेई एक दिव्य संतान था, लेकिन उसे तारों वाले आकाश वाले प्राचीन शहर के बारे में केवल अस्पष्ट जानकारी थी, वह वहां जाने के योग्य भी नहीं था। जहां तक जियांग लेई को पता था, हर कुछ वर्षों में दिव्य साम्राज्य स्टाररी स्काई प्राचीन शहर में जाने के लिए शीर्ष प्रतिभाओं का चयन करते थे, लेकिन विशाल बहुमत को अनुमोदन प्राप्त नहीं होता था। स्टाररी स्काई प्राचीन शहर के आधिकारिक सदस्य, जैसा कि किंवदंतियों में कहा गया था, सभी दिव्य थे। ये सोचकर जियांग लेई को अंदर से और भी ठंड महसूस हुई। भाई जू, कृपया उसे जाने दो, जियांग जुवान ने आदरपूर्वक ली युआन से पूछा। ठीक है, ली युआन ने ठंडे स्वर में कहा। उसकी अभिव्यक्ति उदासीन थी, लेकिन उसका दिल शांत था और उसने दिव्य कलाकृति जंजीरों को वापस ले लिया। जियांग लेई, यहाँ से चले जाओ, जियांग जुवान ने कहा। वूश, घबराहट में जियांग लेई तुरंत एक प्रकाश की किरण में बदल गया और अपने युद्धपोत की ओर उड़ गया तथा उसे तेजी से दूर ले गया। एक भंडारण खजाना। ली युआन की पहचान के बारे में खुद को आश्वस्त करने के बाद वह बस जल्दी से भागना चाहता था। उसे डर था कि ली युआन अपना मन बदल देगा और उसे फिर से मार देगा। वह अपने भंडारण खजाने को वापस पाने की उम्मीद कैसे कर सकता था। ... जियांग जुवान के युद्धपोत पर। बैकवर्ड भाईजू, मुझे खेद है, हम केवल इसी उपाय का सहारा ले सकते थे, जियांग जुवान ने कहा। वह जियांग लेई सिर्फ एक भटका हुआ बेटा है, ये शब्द उसे डराने के लिए पर्याप्त होने चाहिए। कोई चिंता नहीं, ली युआन मुस्कुराया। उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि जियांग शुवान चतुर था। अपनी ताकत के प्रदर्शन के साथ साथ धमकी का प्रयोग करके किसी को डराना आसान था। जियांग लेई की मौत उसके हाथों नहीं हुई, इसलिए आज की घटना से ज्यादा हंगामा नहीं होगा। ठीक तभी प्रभु जू युआन, जू गुओ ने कहा, इतनी ताकत के साथ फिर भी आप रसातल दानव रक्तमान में आए, क्या ये निषिद्ध भूमि के भीतर खजाने के लिए हो सकता है? निषिद्ध भूमि खजाने, ली युआन ने धीरे से कहा और फिर उसकी ओर देखा। नहीं, मैं अभी एबिस कंट्री की यात्रा कर रहा था और ब्लड डैन के उद्घाटन पर ठोकर खाए। नियमों को संक्षेप में समझने के बाद मैं एक नज़र डालना चाहता था और अपने क्षितिज को व्यापक बनाना चाहता था। चूंकि जियांग जुवान को संदेह था कि वह किसी प्रमुख संप्रदाय का अनुयायी है, इसलिए ली युआन को ऐसा दिखावा करने में कोई आपत्ति नहीं थी। अंकल गुओ, इससे पहले कि जू गुओ को बोलने का मौका मिलता, जियांग जुवान के चेहरे पर अचानक गुस्सा दिखाई दिया। मैंने पहले भी कहा है, निषिद्ध भूमि बेहद खतरनाक है, मैं वहां दोबारा नहीं जाऊंगा। तुरंत जियांग जुवान ने ली युआन की ओर देखा, एक कड़वी मुस्कान के साथ कहा, भाई जू युआन, मुझे खेद है, कृपया अंकल गुओ के प्रलोभन पर ध्यान न दें। स्रोत शैतान रक्त गुफा में ये परीक्षण काफी अजीब है, निषिद्ध भूमि बहुत अजीब है, इसे हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। मुझे आशा है कि आप अंकल गुओ को दोष नहीं देंगे, वह केवल मेरा ख्याल रख रहे हैं। ली युआन के विचार बदल गए और वह जल्दी से जू गुओ के इरादों को समझ गया। वह व्यक्ति संभवतः अपनी ताकत का उपयोग करके जियांग जुवान को परीक्षण कार्य पूरा करने में मदद करना चाहता था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जू गुओ, आप एक वफादार गार्ड हैं, लेकिन आपकी वफादारी गलत है, ली युआन ने उदासीनता से कहा। जियांग जुवान सभ्य है और मेरे मन में उसके लिए कुछ अच्छी भावनाएं हैं। मैं मदद करने को तैयार हूं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैं जोखिम लेने को तैयार हूं। मैं रसातल दानव रक्तमांद में सिर्फ एक नज़र देखने के लिए आया था, अन्य मामलों को भूल जाओ। यदि आप उस तथाकथित निषिद्ध स्थान में जाना चाहते हैं तो हम यहीं अलग हो जाएंगे, ली युआन ने सीधे कहा। ली युआन रसातल दानव रक्तमांद में बहुत बड़ा जोखिम नहीं लेना चाहता था, बल्कि वह तब तक सुरक्षित रूप से इंतजार करना चाहता था जब तक वह वहां से निकल न जाए, फिर धीरे धीरे ज्यूजिंग महाद्वीप का पता लगाने के तरीके ढूंढे। भगवान, जू गुओ का चेहरा थोड़ा बदल गया और उसने झुककर कहा, मैं गलत हूं, मैं आपकी हर बात सुनूंगा, मुझे उम्मीद है कि आप मुझे माफ कर देंगे। ली युआन ने थोड़ा सिर हिलाया और उसे और दोष नहीं दिया। भाई शू युआन, चलो बाहरी क्षेत्र की ओर बढ़ते हैं, जियांग जुवान ने कहा। बाहरी क्षेत्र में सबसे कम क्रूर जानवर हैं और यह अपेक्षाकृत सबसे सुरक्षित है। कोई जरूरत नहीं, आंतरिक क्षेत्र में अधिक क्रूर जानवर हो सकते हैं, लेकिन कम लोग होने के कारण यह अधिक शांत है, ली युआन ने कहा। ... ली युआन की राय का अनुसरण करते हुए जियांग शुवान द्वारा संचालित युद्धपोत ने आंतरिक क्षेत्र में आगे बढ़ने का निर्णय लिया। जू गुओ ने कोई आपत्ति नहीं की। आखिरकार ली युआन के साथ उनकी टीम लगभग पूरी तरह सुरक्षित थी जब तक कि वे निषिद्ध क्षेत्र में प्रवेश नहीं करते। समय बीत गया। ली युआन ने युद्ध में लूट के रूप में प्राप्त सभी भंडारण खजानों को खोल दिया, जिनमें जियांग लेई के 2 खजाने भी शामिल थे, तथा उसने बड़ी संख्या में वस्तुएं प्राप्त कर लीं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उन हथियारों, अमृतों और विविध वस्तुओं के लिए ली युआन ने ज्यादातर उनकी परवाह नहीं की और उन्हें लापरवाही से अलग रख दिया। तथापि ली युआन को अंततः 10 से अधिक संदेश क्रिस्टल पत्थर मिले, जिनमें से अधिकांश में साधना विधि के संदेश थे, लेकिन कुछ ऐसे क्रिस्टल भी थे जिन पर सामान्य ज्ञान और ज्यूशिंग महाद्वीप की कुछ ऐतिहासिक किंवदंतियां अंकित थीं।
उसे उन साधना पद्धति संदेशों की आवश्यकता नहीं थी। आखिरकार उसे दो सत्ताओं से सच्ची ईश्वरीय विरासत प्राप्त हुई थी और उसे किसी चीज़ की कमी नहीं थी। लेकिन ये सामान्य ज्ञान ही था जिसकी ली युआन को तत्काल आवश्यकता थी। रसातल देश 480 प्रांतों का परिचय। एबिस देश के 800 कुलीन परिवारों का संक्षिप्त परिचय। एबिस कंट्री के 10,000 साल के इतिहास का सारांश। रसातल देश। तारों से भरा आकाश, प्राचीन शहर की किंवदंती। महाद्वीप के 100 सबसे शक्तिशाली सच्चे देवताओं की किंवदंतियाँ। जादुई ज्यू जिंग दिव्य गोली। ... कई महत्वहीन क्रिस्टल पत्थरों के भीतर ली युआन की आत्मा और दिव्य इंद्रिय ने शीघ्र ही जानकारी का खजाना प्राप्त कर लिया। घर बैठे पैसे कमाने के हजारों तरीके हैं, जानने के लिए क्लिक करें। See how these 93 मूवी स्टार्स हैव चेंज्ड ओवर द इयर्स। ये सभी विवरण फ्लाइंग हेवन लेवल के लोगों से पूछताछ के दौरान उन्हें प्राप्त नहीं हुए थे। स्पष्टतः शाही परिवार के सदस्य के रूप में जियांग लेई के पास अधिक समृद्ध एवं गोपनीय जानकारी तक पहुंच थी। जियांग जुवान और जूगुओ के साथ बातचीत करते हुए ली युआन ने अपनी चेतना के एक हिस्से से खुफिया जानकारी का अध्ययन किया। धीरे धीरे ली युआन ने पूरे एबिस देश, ज्यूशिंग महाद्वीप और यहाँ तक कि पौराणिक स्टाररी स्काई प्राचीन शहर के बारे में एक निश्चित अवधारणा और समझ विकसित की। अनंत तारों वाले अंतरिक्ष में स्थित प्राचीन शहर महाद्वीप की सभ्यता का स्रोत और शुरुआत थी। कुल 3 स्टाररी स्काई प्राचीन शहर हैं। किंवदंती है कि महाद्वीप पर सबसे प्रारंभिक जीव स्टाररी स्काई प्राचीन शहर से उत्पन्न हुए तथा अंततः पूरे ज्यूशिंग महाद्वीप में सभ्यता का प्रसार किया। इनके अलावा ली युआन को अंततः एक खजाने के बारे में पता चला जिसमें उसकी रुचि थी, ज्यूशिंग दिव्य गोली। ज्यूशिंग दिव्य गोली एक सर्वोच्च खजाना है जो केवल 3 महान तारों वाले आकाश प्राचीन शहरों में से एक ज्यूशिंग शहर के पास है। कई दिव्य साम्राज्य और ज्यूशिंग प्राचीन शहर ज्यूशिंग दिव्य गोली प्राप्त करने के लिए कीमती अवशेषों का व्यापार करते हैं। ज्यूशिंग दिव्य गोली अत्यंत मूल्यवान, अविश्वसनीय रूप से जादुई। इसका प्रभाव अपने नाम की तरह ही साधकों को अधिक जीवन सितारों और सितारा शिराओं को सक्रिय करने में मदद कर सकता है। लेकिन यह वास्तव में किस प्रकार सहायता करता है, ये क्रिस्टल पत्थरों में दर्ज नहीं है। इसका मूल्य इसी तरह असूचीबद्ध। इसमें केवल इतना बताया गया है कि यदि कोई ज्यूशिंग दिव्य गोली प्राप्त भी कर ले तो उसके सेवन में कठिनाइयां होंगी और यह ऐसी चीज नहीं है जिसका असीमित उपयोग किया जा सके। ज्यूशिंग दिव्य गोली के अस्तित्व के कारण ज्यूशिंग महाद्वीप ने लंबे समय में अर्ध दिव्य 7 सितारा शिराओं, 8 सितारा शिराओं और यहाँ तक कि 9 सितारा शिराओं वाले कई अद्वितीय प्राणियों को जन्म दिया है। 9 सितारा शिराएं। क्या ज्यूजिंग महाद्वीप ने वास्तव में अर्ध दिव्य 9 सितारा शिराएं उत्पन्न की हैं? ली युआन अपने दिल में काफी हैरान था। दिव्य क्षेत्र में एक अर्ध दिव्य 7 सितारा मेरिडियन को पहले से ही एक प्रतिभाशाली माना जाता है और वे असंख्य नहीं हैं। आमतौर पर प्रत्येक स्टार डोमेन में एक बैच होता है। अर्ध दिव्य 8 सितारा शिराएं अत्यंत दुर्लभ हैं। आमतौर पर जब तक उनकी विधि प्रतिभा बहुत खराब नहीं होती वे स्वर्गीय दिव्य के शिष्य बन सकते हैं और एक सच्चा भगवान बनना लगभग निश्चित है। एक बार जब वे सच्चे भगवान बन जाते हैं तो उनकी ताकत अक्सर सच्चे देवताओं के रैंकों के भीतर अत्यधिक दुर्जय होती है। कोई स्वर्गीय दिव्य बनना चाहता है तो उसे न केवल स्टार वेन प्रतिभा की आवश्यकता है बल्कि कानूनी प्रतिभा की आवश्यकताएं भी बहुत अधिक हैं। अर्ध दिव्य 9 सितारा शिराएं। दिव्य क्षेत्र में ये लगभग किंवदंतियों की बात है। लिटिल आइज के पिछले शब्दों के अनुसार स्वर्गीय सर्प वंश के इतिहास में 9 सितारा पल्स के साथ 9 अर्ध दिव्य प्राणी दर्ज किए गए थे, जिनमें से 5 द्वितीय श्रेणी के 8 सितारा शिराएं थे और केवल 4 द्वितीय श्रेणी के 7 सितारा शिराओं से विकसित हुए थे। ली युआन ने मन ही मन सोचा। द्वितीय श्रेणी की 8 सितारा शिराएं देवत्व तक पहुंचने से पहले लगभग सभी 9 सितारा नाड़ी को जागृत कर लेती हैं। हालांकि द्वितीय श्रेणी के 7 सितारा शिराओं वाले अधिकांश लोग 8 सितारा शिराओं पर ही पहुंच पाते हैं तथा केवल कुछ ही 9 सितारा पल्स तक पहुंच पाते हैं। स्वर्गीय सर्प वंश के इतिहास में अर्ध दिव्य 9 सितारा शिराओं वाले उन 9 ऐतिहासिक व्यक्तियों में से उन 2 को छोड़कर जो अपने सच्चे ईश्वर चरण के दौरान नष्ट हो गए, शेष 7 अंततः स्वर्गीय ईश्वर तक पहुंचे। ली युआन ने मन ही मन आह भरी और यहाँ तक कि एक ऐसा भी था जो स्वर्गीय दिव्य से आगे निकल गया और स्वर्गीय सर्प वंश के इतिहास में सबसे शानदार अस्तित्व बन गया, उस भव्य प्राणी के कारण जो स्वर्गीय देवताओं से भी बढ़कर था। इसके रक्तवंश के वंशज स्वर्गीय सर्प के आधार पर विकसित हुए और पवित्र रक्त स्वर्गीय सर्प को जन्म दिया जो एक शीर्ष स्तरीय दिव्य पशु रक्तवंश है। अर्ध दिव्य 9 सितारा शिराएं दिव्य क्षेत्र में भी सितारा शिरा प्रतिभा का उच्चतम स्तर रखती हैं। उनके प्रकट होने से सदैव अनेक दिव्य देवताओं के बीच भयंकर संघर्ष छिड़ जाता था जो स्वामी को अपना शिष्य बनाना चाहते थे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ज्यूशिंग महाद्वीप यद्यपि विशाल और असीम है फिर भी ये दिव्य क्षेत्र के आकार का 10,000वां हिस्सा से भी कम है। क्या ये सोचना उचित है कि यहाँ 9 सितारा शिरा का जन्म हो सकता है? ऐसी जानकारी पाकर स्वाभाविक रूप से ली युआन आश्चर्यचकित हो गया।
अधिक जानने के लिए ली युआन ने जियांग हुआन के साथ बातचीत के दौरान इस महान व्यक्तित्व का सूक्ष्मता से जिक्र किया। वरिष्ठ गुयून जियांग जुवान की आंखों में श्रद्धा झलक रही थी। भाई जू, ये पूरे महाद्वीप की किंवदंती है। किंवदंती है कि उस समय सीनियर गुयून एक बार स्टाररी स्काई प्राचीन शहर के सदस्य थे, फिर भी उन्होंने अनुरूपता अपनाने से इनकार कर दिया और उन्हें निर्वासित कर दिया गया। वे पूरे महाद्वीप में भटकते रहे और अपने कौशल को निखारते रहे। आश्चर्यजनक रूप से उन्होंने 9 सितारा पल्स को जागृत किया और तेजी से एक सच्चे भगवान बन गए और एक दिव्य साम्राज्य की स्थापना की। जियांग जुवान ने उत्साह से कहा, ऐसा कहा जाता है कि बाद में सीनियर गुयून ने सच्चे देवताओं से भी आगे के स्तर तक साधना की और कई दिव्य साम्राज्यों का नेतृत्व करके स्टाररी स्काई प्राचीन शहरों के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। वह तारों भरे आकाश की गहराई की ओर बढ़ चला। तारों वाले आकाश वाले प्राचीन शहर के साथ युद्ध में शामिल होना। ली युआन को यह विचार अत्यंत महत्वाकांक्षी लगा। हालांकि ये दुख की बात है, मैंने कई अभिलेखों की खोज की है जिसमें गुयून द्वारा तारों वाले आकाश के प्राचीन शहर के खिलाफ युद्ध का उल्लेख है, लेकिन कहीं भी परिणाम दर्ज नहीं है। यह अज्ञात है कि कौन जीता। जियांग जुवान ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, लेकिन ये कार्य लाखों साल पहले के हैं और 3 महान तारों वाले आकाश के प्राचीन शहर अभी भी खड़े हैं। ये संभावना है कि वरिष्ठ गुयून अंततः पराजित हो गए और इतिहास का वह हिस्सा मिटा दिया गया। ली युआन ने हल्का सा सिर हिलाया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अब तक उसे संदेह होने लगा था कि क्या ज्यूशिंग महाद्वीप पर स्थित तारों वाला प्राचीन शहर वास्तव में दिव्य क्षेत्र में स्थित तारों वाले प्राचीन शहरों में से एक था। अगर यह अटकलें सच होती हैं तो सीनियर गुयून का असफल होना सामान्य बात होगी। यहाँ तक कि एक स्वर्गीय देवता के लिए भी तारों वाले आकाश वाले प्राचीन शहर को हिला पाना मुश्किल होगा। युद्धपोत पर भाई जू, आपको अभी भी उड़ते हुए स्वर्ग स्तर पर होना चाहिए। जियांग जुवान ने उत्सुकता से पूछा, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आपने कितने स्टार मेरिडियन को जागृत किया है? आप क्या सोचते हैं? ली युआन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, आप अवश्य ही 7 सितारा मध्याह्न रेखा से होंगे। जियांग जुवान ने गंभीरता से कहा, अन्यथा इतनी दुर्जेय शक्ति प्राप्त करना असंभव होगा। जियांग जुवान ने कहा, मेरा भाई, जब वह उड़ते स्वर्ग क्षेत्र में था तो वह तुम्हारे जितना मजबूत नहीं था। ली युआन ने मुस्कुराकर जवाब नहीं दिया। पिछले आदान प्रदान के माध्यम से ली युआन को पता चला था कि जियांग जुवान का भाई, जिसका नाम जियांग शान था, रसातल देश के शाही परिवार में युवा पीढ़ी का एक शीर्ष स्तर का प्रतिभाशाली व्यक्ति था, जो रसातल देश में नंबर 1 अर्धदिव्य होने का दावा करता था, जिसके पास 7 सितारा मध्याह्न जागृत था। ठीक इसी वजह से 10 साल पहले उनके पिता की मृत्यु के बाद भी उनका पूरा परिवार उनके बड़े भाई पर निर्भर होकर समृद्ध बना रहा। ली युआन के अनुमान के अनुसार लंबे समय तक साधना करने के कारण जियांग शान की शक्ति संभवतः प्रधान फेंग हाई से थोड़ी अधिक थी। वेब से ज़र्गनेट द्वारा संचालित 2 ब्रोक गर्ल्स के कलाकारों के बारे में सच्चाई बहुत दुखद है। एमी लू वुड की त्रासदी बहुत दुखद है। जब वे बात कर रहे थे, अचानक जिस घाटी में युद्धपोत चल रहा था वहां से कुछ दसियों किलोमीटर दूर पहाड़ी ढलान पर एक आश्चर्यजनक उतार चढ़ाव हुआ, जिसके बाद चट्टानें और धरती अस्त व्यस्त होकर उड़ने लगी, जिससे एक विशाल गुफा दिखाई दी। बूम बूम बूम। गुफा से क्रूर और शक्तिशाली आभा उत्सर्जित करते हुए क्रूर जानवरों का एक समूह बाहर निकला। अच्छा नहीं है, अर्ध दिव्य स्तर के क्रूर जानवर। इतने सारे 9 अर्ध दिव्य स्तर के जानवर। बाहरी क्षेत्र में इतने सारे अर्ध दिव्य स्तर के क्रूर जानवर क्यों दिखाई देंगे? आंतरिक रूप से ऐसा होना काफी दुर्लभ है। जुगुओ और जियांग जुवान के चेहरे बदल गए और उन्होंने तुरंत एक संभावना के बारे में सोचा, एक रक्त आपदा। एक बार जब रक्त आपदा भड़क उठती है तो बड़ी संख्या में अर्धदैवीय स्तर के क्रूर जानवर रसातल दानव रक्तमांद के भीतर सबसे डरावने रक्त दानव के साथ पूरे रसातल दानव रक्तमांद को नष्ट कर देते हैं और अनगिनत ट्रायलिस्टों का वध कर देते हैं। सामान्यतः 2 लाख परीक्षणकर्ताओं में से केवल 20% ही जीवित बच पाते थे और चले जाते थे। लेकिन यदि रक्त आपदा घटित होती है तो दुर्भाग्यवश जीवित बचे ट्रायलिस्टों का प्रतिशत केवल 1 ही रह जाएगा। अर्ध दिव्य स्तर के क्रूर जानवर। ली युआन की आंखों में जिज्ञासा की झलक दिखाई दी। ये पहली बार था जब उसने अर्ध दिव्य स्तर के जानवरों का सामना किया था। एक बार जब रक्त आपदा भड़क उठती है तो बड़ी संख्या में अर्धदैवीय स्तर के क्रूर जानवर रसातल दानव रक्तमांद के भीतर सबसे डरावने रक्त दानव के साथ पूरे रसातल दानव रक्तमांद को नष्ट कर देते हैं और अनगिनत ट्रायलिस्टों का वध कर देते हैं। सामान्यतः 2 लाख परीक्षणकर्ताओं में से केवल 20% ही जीवित बच पाते थे और चले जाते थे। लेकिन यदि रक्त आपदा घटित होती है तो दुर्भाग्यवश जीवित बचे ट्रायलिस्टों का प्रतिशत केवल 1 ही रह जाएगा। अर्ध दिव्य 8 सितारा शिराओं वाले लोग अक्सर योग्य होते हैं। युआन पहले भी बाह्य क्षेत्र और आंतरिक क्षेत्र में भटकता रहा था और केवल उड़ते हुए स्वर्ग स्तर के क्रूर जानवरों का ही सामना करता था। लेकिन अर्ध दिव्य स्तर के जानवर आमतौर पर निषिद्ध क्षेत्रों में दिखाई देते हैं, केवल कभी कभी किनारों पर निकलते हैं। आंतरिक क्षेत्र, आपको शायद ही कोई अर्ध दिव्य स्तर का जानवर दिखाई देगा।
ये अर्ध दिव्य स्तर के जानवर, उनकी जीवन श्वास विशेष रूप से मजबूत नहीं है। जांच से पता चलता है कि वे 40-41 स्तर के हैं। ली युआन ने इन उभरते जानवरों के जीवन स्तर की पुष्टि करने के लिए पहले से ही दिव्य महल अन्वेषण को तैनात किया था। उद्धरण चिन्ह ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट ... उनका वध करने से आध्यात्मिक पोषण प्राप्त होगा। ऐसा लगता है कि वे असली जीवित प्राणी हैं, न कि उड़ते स्वर्ग स्तर के जानवरों की तरह कठपुतली, ली युआन ने सोचा। उसके दिमाग में कई विचार कौंध रहे थे, लेकिन यह अनिश्चित है कि उन्हें मारने से प्राप्त आध्यात्मिकता पोषण उतना ही है जितना कि एक सामान्य अर्ध दिव्य विशेषज्ञ को मारने से। चून की आत्मा की इच्छाशक्ति ने काम नहीं किया था, इसलिए ली युआन का आध्यात्मिक जागृति स्तर हमेशा 80% पर सीमित था। भले ही उसने किसी देवता को मार दिया हो, लेकिन यह उसे केवल आध्यात्मिक पोषण प्राप्त करने की याद दिलाता था, लेकिन सटीक मात्रा नहीं बताता था। यदि अवसर आया तो वध का अवसर हो सकता है, ली युआन ने अपने आप से सोचा। तब तक जब मेरी आत्मा शून्य देव क्षेत्र तक पहुंचने के लिए कायापलट से गुजरती है और मेरी आध्यात्मिक जागृति स्तर की सीमा 85% या 90% तक पहुंच जाती है, तो मैं सीधे सीमा तक बढ़ सकता हूं। आध्यात्मिक जागृति की सीमा तक पहुंचने पर भी व्यक्ति निरंतर आध्यात्मिक पोषण अर्जित कर सकता है। तथापि अचानक 10 से अधिक अर्ध दिव्य स्तर के जानवरों के सामने आना, क्या ये वास्तव में जियांग जुवान और अन्य लोगों द्वारा संदर्भित रक्त आपदा हो सकती है? ली युआन अंदर से आश्चर्यचकित था। रक्त आपदा पूरे रसातल दानव रक्त मांद में फैल जाती है। 16 अर्ध दिव्य स्तर के जानवर, इतने सारे के साथ यह एक रक्त आपदा विस्फोट होना चाहिए, लेकिन पिछले एक के बाद से यह 20 बार भी नहीं हुआ है। क्या यह इतनी जल्दी आ सकता है? जियांग जुवान, जुबुओ और बाकी लोगों के चेहरे पर अलग अलग भाव थे। वे दर्जन भर अर्ध दिव्य स्तर के जानवरों से नहीं डरते थे। आखिरकार उनके साथ अत्यधिक कुशल ली युआन था। ली युआन की प्रदर्शित शक्ति के साथ इन अर्ध दिव्य स्तर के जानवरों को मारना कठिन नहीं होना चाहिए। लेकिन रक्त आपदा का असली आतंक रक्त दानवों में निहित है, जो किसी भी फ्लाइंग हेवन लेवल को प्रतिरोध करने की इच्छाशक्ति को खत्म करने में सक्षम हैं। भाईजू, ये रक्त आपदा विस्फोट होना चाहिए। हमें जल्दी से आंतरिक क्षेत्र से भागने की जरूरत है। जियांग जुवान ने जल्दी से संदेश दिया। निषिद्ध भूमि से आंतरिक क्षेत्र तक, फिर बाहरी क्षेत्र तक खतरा धीरे धीरे कम हो जाता है। केवल बाहरी क्षेत्र में भागने से ही हमारे बचने की अधिक उम्मीद हो सकती है। मुझे पता है कि आपके पास बहुत ताकत है, लेकिन हमने जो बुद्धिमत्ता हासिल की है उसके आधार पर इन अर्ध दिव्य स्तर के जानवरों को मारना, जितना अधिक आप मारेंगे उतना ही यह अन्य अर्ध दिव्य स्तर के जानवरों को हमें घेरने के लिए आकर्षित करेगा, और अगर हम एक रक्त दानव को भड़काते हैं तो सब खत्म हो जाएगा। जियांग जुवान की आवाज में जोर था। वह चिंतित थी कि ली युआन सीधे कार्रवाई करेगा। जुबुओ और कई बख्तरबंद योद्धा ली युआन की ओर देखने से खुद को रोक नहीं सके और उसके आदेश की प्रतीक्षा करने लगे। हालांकि जियांग जुवान के अधीनस्थ होने के बावजूद ऐसे जीवन मरण के क्षणों में वे सबसे मजबूत का अनुसरण करते हैं। बेशक यदि सबसे शक्तिशाली व्यक्ति ने आत्मघाती कदम उठाया तो वह अपवाद होगा। चलो चलें, ली युआन ने कहा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। धमाका। शून्य युद्धपोत तुरंत आगे बढ़ गया। जुबुओ ने युद्धपोत को नियंत्रित किया। इसकी गति बढ़ने लगी, तेजी से घाटी के दूसरे छोर की ओर भागने लगा। इस समय गुफा से निकलते हुए 16 अर्ध दिव्य स्तर के जानवरों ने पहले ही ली युआन, जियांग हुआन और उनकी जीवन सांस को महसूस कर लिया था। उनकी धारणा में ये रक्त भोज थे। उनका मिशन इस रक्त भोज को खत्म करना था। बूम बूम, धमाका। 16 अर्ध दिव्य स्तर के जानवर अपनी विशाल और भयंकर शक्ति के साथ, जो पहले के सैकड़ों उड़ते हुए स्वर्ग स्तर के जानवरों से भी अधिक भयावह थे, प्रकाश की धारियों में बदल गए, बिजली की तरह पीछा करते हुए। इन अर्धदैवीय स्तर के जानवरों में से 2 ऐसे थे जो चमगादड़ जैसे दिखते थे, असाधारण रूप से तेज। उनकी सतह से नीली चमक निकलती थी जो आंखों को चकाचौंध कर देती थी। अच्छा नहीं है, हमारे युद्धपोत से तेज 2 पवन प्रणाली के जानवर हैं। जुबुओ का चेहरा बदलते हुए बोला। भाई जू महाराज, मैं युद्धपोत को नियंत्रित करने में माहिर नहीं हूं। ली युआन ने थोड़ा सा मुंह सिकोड़ा। ये शून्य युद्धपोत यदि पूरी गति पर हो तो एक अर्ध दिव्य विशेषज्ञ की उड़ान से भी तेज होगा। अफसोस, जुबुओ ने हवा के सही अर्थ की खेती नहीं की। यदि मैं जहाज को नियंत्रित करूं तो मैं उनसे छुटकारा पा सकता हूं, लेकिन युद्धपोत के मूल को परिष्कृत करने के लिए मुझे कुछ समय की आवश्यकता होगी। ली युआन ने मन ही मन सोचा। अपनी ताकत के बावजूद वह एक अर्ध दिव्य कलाकृति को तुरंत परिष्कृत नहीं कर सका। दहाड़ दहाड़ 2 चमगादड़ जैसे जानवर तेजी से पास आ गए। जियांग जुवान और अन्य लोग और भी अधिक चिंतित हो गए। युद्धपोत को वापस लेने के लिए तैयार हो जाओ, प्रतिरोध मत करो। ली युआन की आवाज उनके दिमाग में गूंज उठी। सस, उसके हाथ की एक लहर से मूल युद्धपोत के बगल में एक और लंबा शटल प्रकट हुआ, जिसकी सतह से धुंधली चमक निकल रही थी जो निहारिकाओं जैसी थी। एक दिव्य कलाकृति नेबुला एक्सट्रीम स्काई शटल। स्वूश स्वूश स्वूश।
अर्धदिव्य जूबुओ ने तेजी से प्रतिक्रिया की, अपने हाथ की एक लहर से अपने युद्धपोत को भंडारण जादुई खजाने में एकत्र किया और तुरंत महसूस किया कि एक अदृश्य शक्ति उसे घेर रही है। उन्हें जियांग जुवान और कई बख्तरबंद योद्धाओं के साथ ली युआन द्वारा नेबुला एक्सट्रीम स्काई शटल में लाया गया था। स्वूश! नेबुला एक्सट्रीम स्काई शटल की गति आश्चर्यजनक थी, बिजली की चमक के समान, जो दो पवन प्रणाली के जीवों की उड़ान की गति से कहीं अधिक थी तथा उन्हें बहुत पीछे छोड़ गई। यह पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, इतनी जबरदस्त गति, ये किस तरह का युद्धपोत है? जियांग जुवान और जूबुओ दोनों चौंक गए। वे अभी भी युद्धपोत के अंदर से बाहर का निरीक्षण कर सकते थे और स्वाभाविक रूप से लंबे शटल की भयानक गति को नोटिस कर सकते थे, जो उनके अपने युद्धपोतों की तुलना में दोगुनी से भी अधिक थी। दोगुनी गति, बिल्कुल भयावह। एक अर्ध दिव्य शिखर विशेषज्ञ की उड़ान की गति मात्र इतनी ही थी। मेरा युद्धपोत, ली युआन ने उदासीनता से कहा। बैकवोट बैकवोट बैकवोट। वास्तव में, पवन कानून और अंतरिक्ष के रहस्यों के बारे में ली युआन की वर्तमान समझ के साथ, यदि वह पूरी ताकत से काम करे, तो नेबुला एक्सट्रीम स्काई शटल का वेग 50% से अधिक बढ़ाया जा सकता है। आखिरकार, नेबुला एक्सट्रीम स्काई शटल की सैद्धांतिक चरम गति स्यूडो गॉड पीक से भी आगे निकल जाती है। अभी, ली युआन ने इसकी शक्ति का केवल एक छोटा सा हिस्सा ही इस्तेमाल किया है। वूश! ली युआन के पूर्ण नियंत्रण में नेबुला एक्सट्रीम स्काई शटल, जिसकी लंबाई 20 मीटर से भी कम थी, एक फुर्तीली मछली की तरह तेजी से भाग गया और 10 से अधिक अर्ध दिव्य स्तर के क्रूर जानवरों से बच निकला। निषिद्ध क्षेत्र के भीतर, रसातल दानव रक्तमांद की सबसे गहरी पहुंच में, दो शक्तिशाली चेतनाएं विचारों का आदान प्रदान कर रही थीं। रक्त आपदा कितनी प्रभावी है? निषिद्ध क्षेत्र से एक चेतना ने पूछा। बहुत प्रभावी। हमारी संतानों की एक बड़ी संख्या को आंतरिक क्षेत्र और बाहरी क्षेत्र में तैनात करना वास्तव में एक बुद्धिमानी भरा निर्णय था। वध की क्षमता तुरंत बढ़ गई है, पृथ्वी से चेतना ने जवाब दिया। इस दर पर, हम एक दिन के भीतर सभी रक्त पर्वों को नष्ट कर सकते हैं। कुछ को पीछे छोड़ दो। पिछले अनुपात 1% पर ही बने रहो, निषिद्ध क्षेत्र से चेतना ने सुझाव दिया। अगर हम उन सभी को खत्म कर देंगे, तो मुझे डर है कि कोई भी फिर से अंदर जाने को तैयार नहीं होगा। मैं समझ गया, पृथ्वी चेतना ने उत्तर दिया। अचानक, दिलचस्प है, पृथ्वी चेतना ने आश्चर्य से कहा। क्या बात, मेरे बच्चों को कुछ दिलचस्प चीज मिली है, एक युद्धपोत जो अर्ध दिव्य शिखर स्तर तक पहुंचने में सक्षम है, पृथ्वी चेतना ने उत्तर दिया। यह एक दुर्जेय दिव्य कलाकृति होनी चाहिए। किसी कलाकृति का मूल्य इस बात पर निर्भर करता है कि उसका कितना अच्छा उपयोग किया गया है। ऐसा लगता है कि हमारे पास यहाँ एक सक्षम उड़ता हुआ स्वर्ग स्तर है। यह अनिश्चित है कि क्या इसे किसी देवता द्वारा संचालित किया जाता है। ओह! निषिद्ध क्षेत्र से चेतना भी उत्सुक थी। आप जो कहना चाह रहे हैं, उसे पूरे प्रयास से पकड़ें। गुरु के आदेश के अनुसार, जीवंत स्वर्ग और पृथ्वी के सार से ओतप्रोत उड़ते हुए स्वर्ग स्तर के प्राणी जितने अधिक दुर्जेय होंगे, उनकी आत्मा और शरीर में उतना ही अधिक सार होगा। उन्हें मारना बहुत फायदेमंद होगा। इसके अलावा, ऐसी दुर्जेय कलाकृति शायद सैकड़ों फैंगशेन क्रिस्टल के बराबर है। थोड़ा थोड़ा करके संचय करने से हमारे स्वामी भी प्रसन्न होंगे, पृथ्वी चेतना ने उत्तर दिया। वेब से ज़र्गनेट द्वारा संचालित मारे लागो फेस वास्तव में क्या है? इवांका ट्रंप को कभी भी यह अपमानजनक पोशाक नहीं पहननी चाहिए थी। दोनों चेतनाएं अपने द्वारा मारे गए ट्रायलिस्टों से गुप्त रूप से खजाने एकत्र करती थीं, हालांकि वे आमतौर पर ऐसा अगोचर रूप से करते थे। मैंने अपनी संतानों को सभी दिशाओं से हमला करने का निर्देश दिया है। वे बच नहीं सकते, पृथ्वी चेतना ने आत्मविश्वास से घोषणा की। पहले, हम अन्य रक्त पर्वों पर जाने से पहले उनका सफाया करेंगे। एक धुंधली घाटी में, क्रूर जानवरों के एक अन्य समूह से बचने के बाद, नेबुला एक्सट्रीम स्काई शटल की गति धीमी हो गई और वह ऊंचे पेड़ों के एक समूह के बीच उतरा, जिससे उनके पग चिन्ह छिप गए। रक्त आपदा भड़क उठी है। हर जगह असुरक्षित है, जूबुओ ने टिप्पणी की। आगे बढ़ें या पीछे, हमें खूंखार जानवरों के दूसरे झुंडों का सामना करना पड़ सकता है। यहीं रहना बेहतर है। हम कितने भाग्यशाली हैं कि हमारे पास मास्टर जू युआन हैं, जूबुओ ने प्रशंसा भरी आंखों से कहा। बख्तरबंद योद्धाओं ने भी ऐसा ही महसूस किया। यह एक छोटी सी बात है, ली युआन ने शांति से जवाब दिया। कितनी दुख की बात है, ये रक्त आपदा। कौन जानता है कि इसके कारण कितने परीक्षणकर्ता नष्ट हो जाएंगे। बचने वाले शायद 100 में से एक से भी कम होंगे, जियांग जुवान ने धीरे से कहा। उसकी हड्डियों में नरसंहार के कृत्य के प्रति गहरी नापसंदगी थी। हालांकि, वह जल्दी से संभल गई और ली युआन की ओर देखा। भाई जू, तुमने मुझे एक बार फिर बचा लिया है। मैं भी खुद को बचा रहा हूँ, ली युआन ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर उसका स्वर बदल गया। मुकदमे के अंत तक 10 दिन बचे हैं। क्या ये रक्तपात पूरे समय जारी रहेगा? ली युआन ने अनुमान लगाया कि यदि यह जारी रहा, तो ज्वार की लहर की तरह क्रूर जानवरों की भीड़ संभवतः रसातल दानव रक्तमांद में सभी ट्रायलिस्टों को मिटा देगी।
आखिरकार ये जानवरों की मान थी, वे इलाके से बहुत परिचित थे। अदृश्य मूल शक्ति सरनी के घेरे में आने के कारण ट्रायलिस्ट मुश्किल से पहाड़ों को हिला सकते थे, यहाँ तक कि ली युआन को भी यह मुश्किल लगा। कोई केवल निश्चित घाटी मार्गों से ही आगे बढ़ सकता था। लेकिन जानवरों का क्या, वे पहाड़ों के बीच से रास्ता बना सकते थे, जाहिर है इलाके का फायदा उठाकर। यह आमतौर पर 1 या 2 दिन तक चलता है, जियांग जुवान ने असहाय होकर उत्तर दिया। वास्तव में लोगों को हमेशा से संदेह रहा है कि पूरे एबिस डेमन ब्लड डैन को गुप्त रूप से एक अदृश्य शक्ति द्वारा नियंत्रित किया जाता है। कई लोगों को संदेह है कि यह एबिस देश के उच्च वर्ग का है। एबिस देश के उच्च पदस्थ लोग। ली युआन आश्चर्यचकित था। हाँ, जू गुओ ने यह भी कहा, हालांकि यह कभी साबित नहीं हुआ है, ये रक्तमांद के नाम में एबिसल डेमन शब्द की उत्पत्ति भी है। ली युआन चुप हो गया। ऐसा लग रहा था कि एबिस देश के कई नागरिकों को एबिस डेमन ब्लड डैन के बारे में बहुत सारी शिकायतें थीं। अफसोस की बात है कि कुछ लोगों के पास महान शक्ति केंद्रित होने के कारण ये तय है कि रसातल देश के उच्च अधिकारी आम लोगों के विचारों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। जैसा कि ली युआन जानता था, दिव्य क्षेत्र में कुछ शक्तिशाली स्वर्गीय दिव्य प्राणी लाखों जीवन ग्रहों के साथ विशाल तारों वाले क्षेत्रों पर शासन कर रहे थे। वे सभी पूर्ण गुलामी में थे, नियमित रूप से बड़ी संख्या में जीवन ग्रहों की बलि दे रहे थे, यहाँ तक कि उन्हें राक्षस देवता भी कहा गया। फिर भी वे स्वर्गीय दिव्य प्राणी अपनी दुर्जय शक्ति पर भरोसा करते हुए स्वतंत्रता और आराम से रहते रहे। रसातल देश का शासन पहले से ही तुलनात्मक रूप से शांतिपूर्ण था। समय तेजी से बीत गया और पलक झपकते ही कई घंटे बीत गए। घाटी बहुत शांत थी। ली युआन को अचानक एक पूर्वाभास हुआ और उसने तुरंत महसूस किया कि घाटी के दोनों ओर के मार्गों में बड़ी संख्या में आकृति